हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे जो 1939 के आसपास के इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर हमने फिर आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में भी देखा था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट लगभग हमारा 1939 के आसपास स्टार्ट हुआ था और इसके बैकग्राउंड में इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म हुई थी। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, बैकग्राउंड में दो तीन घटनाएं होती है। ठीक है, एक तो आईएनए की स्थापना, ठीक है, आपको ये पीछे बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी। दूसरा द ग्रेट बंगाल फेमाइन हमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पीरियड में ही हमें द ग्रेट बंगाल फेमाइन भी देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट फेमाइंस ये आपको इस पीरियड के अंदर भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका 1943 के अंदर आता है। इसमें लगभग 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, यानी कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग। यू कैन इमेजिन, है ना। तो जब युद्ध चल रहा था वर्ल्ड वॉर टू के कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर, हम लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था यहाँ पर बंगाल के एरिया में। दूसरी तरफ जापान के एंट्री होने की चांसेस थे भारत के अंदर। तो ये फेमाइन जो था ये एक्चुअली एक मैन मेड फेमाइन था, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। ओके, यूपीएससी के अंदर ये भी सवाल आ चुका है कि रीअकरिंग फेमाइंस क्यों हो रहे थे भारत के अंदर उस पीरियड में। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर दिया है आपके साथ कि भारत में किस तरह से अलग अलग प्रकार के फेमाइंस आए हैं। अलग अलग कमीशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है ना। पुरानी क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि एक स्ट्रेची कमीशन आया था, है ना। स्ट्रेची कमीशन के बाद लाल कमीशन भी आया था, और लाल कमीशन के बाद मैकडोनल्ड कमीशन भी आया था। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 43 से 44 का जो ये फेमाइन है ये लगभग काफ़ी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि इस फेमाइन के दौरान भारत में बड़ी मात्रा में जो है लोग मारे गए। ठीक है, दूसरी कहानी आपको इस पीरियड में मुस्लिम लीग के साथ भी देखने को मिलेगी। सो व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज टेकिंग प्लेस, practically Muslim League was outside the movement, okay, but in the background certain proposals that were being brought into the picture। इसमें इन proposals के अंदर ये कहा गया कि भाई हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें 1944 से 45 के पीरियड के आसपास दो प्रपोजल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक देखने को मिलेगा हमें CR प्रपोजल। ठीक है, ओके, दो प्रपोजल देखने को मिलेंगे। तो एक तो हमें देखने को मिलेगा CR प्लान। ओके, तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, दूसरा इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा एक देसाई लियाकत। ठीक है, देसाई लियाकत पैक्ट, ये हमें इस पीरियड के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वाले देसाई लियाकत पैक्ट में क्या था कि भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के लीडर लियाकत अली खान के साथ मिल करके कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्यूट का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे ये दोनों। तो ये सब आपको आइडिया रहना चाहिए कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उसको फाइनली रैप अप होने की तैयारी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो इसके बैकग्राउंड के दौरान भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी। इसके अलावा बंगाल के अंदर अकाल की परिस्थिति थी, है ना। ये अकाल 1943 से 44 के अंदर के पीरियड में आया। इसको हम द ग्रेट बंगाल फेमाइन के रूप में भी कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट चर्चिल को जो है द बुचर ऑफ बंगाल कहा गया है। ठीक है, चर्चिल हैज़ बीन कॉल्ड एज द बुचर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। एक्चुअली एक इस समय बहुत ही फेमस पेंटिंग की सीरीज़ भी निकल करके आई थी यहाँ से, जिसका नाम है द हंगरी बंगाल। ठीक है, द हंगरी बंगाल एक पेंटिंग की सीरीज़ निकल करके आई थी इस पीरियड में। तो एक बुक भी है इस नाम से, हंगरी बंगाल नाम से। तो इसके ऊपर एक पेंटिंग की सीरीज़ भी निकल के आई थी, है ना, पेंटर्स के द्वारा, कि देखो बंगाल के अंदर कैसा भूखमरी छाई हुई है। तो एक्चुअली ये पॉलिसीज़ के कारण आया था ये फेमाइन, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण। ब्रिटिश ने क्या किया था कि अपनी पूरी जो यहाँ से खाना वगैरह था वो पूरा आर्मी के लिए डाइवर्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ हम देखेंगे उस पीरियड में बर्मा से कुछ एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था।
क्योंकि नॉर्मली पहले बर्मा से चावल आते थे वहाँ ईस्ट की तरफ, पर अब बर्मा में जापानीज़ ने कब्ज़ा किया हुआ था तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। इसके अलावा फिर भारत में भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए थे उस पीरियड के अंदर, रेनफॉल भी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था। बहुत से लोगों ने फिर प्रॉफिटियरिंग करना शुरू कर दिया था, है ना, अपने पास खाना जमा करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बर्मा से भी नहीं आ रही थी सप्लाई, क्योंकि बर्मा यूज्ड टू बी द फूड बॉल फॉर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, तो बर्मा से पहले बहुत सारा राइस आता था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, तो ये राइस ख़त्म हो गया क्योंकि बर्मा जापानीज़ ऑक्यूपेशन के अंदर आ गया है। तो जेप्स हैड ऑक्यूपाइड बर्मा एंड दे ब्रोक अवे द ट्रेड एंड कॉमर्स विद इंडिया। ओके, तो आखिर में जो बचा कुचा पार्ट था वहाँ पर फिर एक्सेस बारिश हो गई। 1942 के बाद हम देखेंगे वहाँ पर क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर निकल कर के आया था। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो भी क्रॉप थी वो सब डैमेज हो गई। दूसरा इसके अलावा क्या था कि वॉर का पीरियड चल रहा था, तो दे कुड नॉट डाइवर्ट द फूड क्रॉप फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम साउथ इंडिया टू बंगाल, क्योंकि युद्ध की वजह से पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो इस तरह से वी विल सी कि बंगाल के अंदर फिर बहुत बड़ा फेमाइन आया, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सिचुएशन ख़राब हो गई थी। हम देखेंगे कि गांधी जी उस समय जेल में थे, तो गांधी जी भी फिर फास्टिंग कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि वॉयलेंस हो रहा है, इतने लोग मारे गए, है ना। तो फिर हम देखेंगे उसके बाद गांधी जी को फिर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर छोड़ा गया था जेल से। तो गांधी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, बट देन यू विल सी कि ये जो डू और डाई का नारा दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो वो चीज़ तो दर्शा रही थी कि हिंसा तो होने ही वाली थी, क्योंकि आपने यहाँ पर डू एंड डाई का नारा दिया तो लोग तो कहीं ना कहीं गुस्से में ऑलरेडी थे ही। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, इस पीरियड में मुस्लिम लीग ने अपना अलग से स्लोगन दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने स्लोगन दिया कि डिवाइड एंड क्विट। ओके, कि भाई आप ऐसे ही क्विट मत करो इंडिया को, आप जा रहे हो तो जाने से पहले हमको डिवाइड करके जाओ, हमको अलग करके जाओ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बैकग्राउंड के अंदर दो प्रपोजल्स लाए गए। ठीक है, एक देसाई लियाकत पैक्ट और दूसरा सी राजगोपालाचारी फार्मूला। तो अब मुस्लिम लीग ने तो ऐसे तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 1939-40 के बाद ये पूरा का पूरा ट्राई पार्टी स्ट्रगल हो चुका है, एक तरफ सरकार, एक तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग, है ना। तो एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और बैकग्राउंड के अंदर ये लोग बोल रहे थे मुस्लिम लीग वाले के डिवाइड एंड क्विट, और वहीं फिर सरकार को भी ये चीज़ें तो अच्छी लग ही रही थी कि ये सब हो रहा था, क्योंकि सरकार को पता था कि जब तक ये लोग डिवाइडेड रहेंगे तो हम लोग आसानी से भारत के ऊपर रूल कर सकते हैं। मुस्लिम लीग अगर और कांग्रेस आपस में झगड़ते रहें तो हमारे लिए उतना इजी है। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट अपने एंड के ऊपर था तब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बातें होनी शुरू हुई। बा, बातों के लिए तो बातों के लिए सबसे पहले सी राजगोपालाचारी अपना प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सी राजगोपालाचारी वॉज अगेंस्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो राजगोपालाचारी वॉज लाइक ये काम करता हूँ, है ना, मैं मुस्लिम लीग के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे भी मुझे क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जाना तो है नहीं उसमें, है ना। तो आई विल टॉक टू द मुस्लिम लीग एंड लेट अस सी कि इसका क्या सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो इन्होंने गांधी जी से उस टाइम जेल के अंदर जा कर के अभी गांधी जी की रिहाई होनी बाकी थी, तो उन्होंने गांधी जी के साथ संवाद किया जेल के अंदर जाके और कहा कि मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने अपना एक सॉल्यूशन दिया, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, इस आर्टिकल का नाम था द वे आउट। ओके, वे आउट का मतलब है कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है ना। ये जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जहां मुस्लिम लीग बेसिकली एक ही बात के ऊपर अड़ी हुई है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, और तो इसलिए सी राजगोपालाचारी ने अपना एक फॉर्मूला दिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक हो जानी चाहिए जैसे वो पहले थी। ठीक है, और फिर एक होने के बाद इनके द्वारा एक जॉइंट डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा क्या होनी चाहिए, एक जॉइंट डिमांड होनी चाहिए। तो जॉइंट डिमांड होगी कि इमीडिएट बेसिस के रूप में
जो है पावर ट्रांसफ़र हमारे हाथ में किया जाए। क्या किया जाए हमारे हाथ में? पावर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी ने कहा कि पावर ट्रांसफ़र जब हमारे हाथ में होगा, फिर हम लोग जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देंगे, ठीक है। हम दोनों की सरकारें इकट्ठी होंगी और जब युद्ध ख़त्म होगा उसके बाद जो है हम लोग प्लेबिसाइट करवाएंगे, ठीक है। क्या करवाएंगे उसके बाद? हम लोग प्लेबिसाइट करवाएंगे। तो यानी कि हम पब्लिक से ओपिनियन पूछेंगे कि तुमको पार्टीशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। खास करके जो ईस्ट का एरिया था और जो वेस्ट का एरिया था, जहाँ पर विभाजन होने का ज़्यादा स्कोप था, वहाँ पर प्लेबिसाइट करवाएंगे। अगर पब्लिक हाँ बोलती है तो फिर उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक ने हाँ कहा, ठीक है, तो उसके बाद अगर पब्लिक ने हाँ कहा तो हम लोग जो है एक जॉइंट सेंटर रखेंगे, ठीक है। जॉइंट सेंटर का मतलब यानी कि डिफेंस जो होगा, डिफेंस के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, और एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साथ जो है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि हाईवे हो गया आपका, और इसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इस सब को हम जो है जॉइंट सेंटर में रखेंगे, ठीक है। बाकी सब जो है बेसिकली डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रपोज़ल मुस्लिम लीग के पास पहुंचा और जिन्ना ने इसको पढ़ा, तो जिन्ना कहता है कि इसमें पाकिस्तान की मांग कहाँ है ना, इसमें पाकिस्तान को तो स्वीकारा ही नहीं है। अगर पब्लिक पार्टीशन चाहती है तो पार्टीशन का मतलब है पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब है कंप्लीट पार्टीशन, ठीक है। उसमें कोई हमें जॉइंट सेंटर जो है नहीं चाहिए। वी डोंट वांट अ जॉइंट सेंटर, ओके। तो जिन्ना ने फिर दो मुद्दे उठा दिए सीआर प्लान को लेकर के। पहला उसने उठाया कि भाई प्लेबिसाइट के लिए जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग के लिए किसको अलाउ किया जाएगा, हु विल बी अलाउड टू वोट। तो बेसिकली ईस्ट और वेस्ट में, खास करके बंगाल और पंजाब वाले रीजन में, सिंध वाले रीजन में, जिन्ना का मानना था कि ओनली मुस्लिम शुड वोट, ठीक है, ओनली मुस्लिम शुड वोट। तो मतलब कि वहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन थी, सिख पॉपुलेशन थी, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। अगर हम पंजाब की ही बात करें तो वहाँ 40% से ज़्यादा हिंदू सिख पॉपुलेशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को वोटिंग राइट्स ही नहीं होंगे, है ना। खाली और खाली मुस्लिम ही वोट करेगा, तो ये तो आप अपनी ही गेम कर रहे हो। तो दूसरा, इसके अलावा जिन्ना का मानना था कि जॉइंट कमांड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे सीआर प्लान को ऐसा कहा जाता है कि सीआर प्लान वॉज अ tactical acceptance for Pakistan. It was a tactical acceptance for पाकिस्तान। यानी कि टैक्टिकल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की डिमांड को, बट वी आर एक्सेप्टिंग इट विद टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। हम इसको टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका विरोध मुस्लिम लीग तो कर ही रहा था, इवन हिंदू महासभा भी विरोध कर रही थी इसका। जो आपका ये है जॉइंट कमांड या जॉइंट सेंटर वाला प्रपोजल था सीआर दास का, इसका विरोध हिंदू महासभा भी कर रही थी। क्योंकि हिंदू महासभा कहती है कि जॉइंट कमांड कैसे रख दिया आपने, आपने कैसे प्लेबिसाइट को अलाउ कर दिया, है ना। तो हम देखेंगे कि इवन लीडर्स लाइक वी.डी. सावरकर, ठीक है, वर ऑफ द क्लियर कट ओपिनियन कि इस प्रकार का पार्टीशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से सीआर प्रपोजल जो है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, ठीक है। जब ये प्लान फेल हो गया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई उम्मीद की आशा दिख नहीं रही थी। तब फिर से हम देखेंगे कि बुधा भाई देसाई की चर्चा होनी शुरू होती है मुस्लिम लीग के लीडर लियाकत अली खान से, ठीक है। तो अब ये संवाद क्या था, इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग इसका सॉल्यूशन लेके आते हैं, लेट अस डू समथिंग, ठीक है। क्योंकि उस पीरियड में जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें ये दोनों के दोनों मेंबर हुआ करते थे, एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम वर मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली,
तो इन दोनों ने अपनी एक डिस्कशन की और दोनों ने साथ में मिल करके एक पैक्ट दिया, ठीक है। और इसी को कहते हैं देसाई लियाकत पैक्ट। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं देसाई लियाकत पैक्ट। तो इन्होंने अपना नया प्लान दिया, ये लगभग जनवरी 1945 की बात है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे। और सरकार में जितने भी लोग होंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट में, उसमें हम इक्वल मेंबर्स रखेंगे। मतलब ये कि जितने कांग्रेस के मेंबर्स होंगे उतने ही मुस्लिम लीग के होंगे, भले ही मुस्लिम लीग के पास पॉपुलेशन की कमी है या फिर पर वी आर रेडी टू हैव दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर मिडल पाथ के रूप में हम इनफैक्ट इक्वल कर देंगे दोनों के नंबर्स, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी विधानसभा जो होंगी प्रोविंसेस के अंदर, उसमें थ्रू आउट माइनॉरिटी के लिए जो है 20% रिजर्वेशन कर देंगे। और ऑल ओवर द कंट्री माइनॉरिटी रिजर्वेशन बेसिकली हम लोग 20% के आसपास रखेंगे। तो इसमें भी ये प्लान भी रिजेक्ट हो गया कि भाई ये नहीं चलेगा। जिन्ना कहता है कि इसमें भी पाकिस्तान कहाँ है ना। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि टू प्रपोजल्स वर ड्राफ्टेड एंड इवेंचुअली इन द बैकग्राउंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बोथ ऑफ देम वर रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता है, फेलियर ऑफ टॉक्स हो गया इन दोनों के बीच में। तो फ्रॉम 1944 टू 45 का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस पीरियड तक आते आते वर्ल्ड वॉर 2 जो है पूरी तरह से बदल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हमें कुछ अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे 1939 से 41 वाला जो फेज़ है, ठीक है, शुरुआती 2 साल, ये साल एक्सिस डोमिनेट कर रही थी, एक्सिस पावर डोमिनेट कर रही थी। एक्सिस का मतलब है रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये डोमिनेट कर रहे थे। यानी कि इसमें हिटलर का दबदबा था, मुसोलिनी का दबदबा था, जापान का दबदबा था। फिर हम देखेंगे 1941 से 1943 का जो पीरियड है, ये बेसिकली एक तरह से ड्रॉप पीरियड था, ठीक है। इसमें ना अलाइड जीत रहे थे ना एक्सिस पावर जीत रही थी, पर नो डाउट कि इस पीरियड में एक्सिस पावर को जो है वो सेट बैक मिलने शुरू हो गए थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 43 ऑनवर्ड्स हमें पता चल रहा है कि जो अलाइड पावर्स थी, अलाइड पावर्स यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, है ना, यूएसएसआर, तो ये सब अब डोमिनेट करना शुरू कर रहे थे। तो 43, 44, 45, 1943, 1944 और 1945 का जो ट्रांजिशन का पीरियड है, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर भी होगा। तो 44, 45 के अंदर जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बातें नहीं हो रही थी, तो फिर सरकार बीच में आई, ठीक है। सरकार कह रही थी कि चलो हम बात करवाते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए थोड़ी सिचुएशन शांत हो गई है, क्योंकि अब जापान पुराने जितना एग्रेसिव नहीं रहा और जापान बहुत से एरियाज़ में फंसा हुआ है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हेयर, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में सरकार बात करवाने के लिए अपना एक प्रपोज़ल तैयार करती है, और इस प्रपोज़ल को हम कहते हैं वेवल प्लान, ठीक है। तो वाइस रॉय वेवल को अपॉइंट कर दिया गया था एक्चुअली 1943 के एंड तक आते आते वाइस रॉय वेवल की अपॉइंटमेंट हो गई थी। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने की तैयारी पर थी, ऑलमोस्ट 45 के शुरुआती दौर में, 1945 के शुरुआती दौर में, ठीक है, तब ऑलरेडी लॉर्ड वेवल हमारा इस टाइम तक वॉइस रॉय बन चुका है। तो ये बेसिकली पहले आर्मी का चीफ भी हुआ करता था, ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब ये इंडियन आर्मी का चीफ था, ठीक है। फिर लिनिथ गो चला गया, ठीक है, और फिर जो है वेवल को अपग्रेड करके वॉइस रॉय बना दिया गया। तो द पीरियड ऑफ अक्टूबर नवंबर 1943 एज अ वॉइस रॉय इसको अपॉइंट किया गया था। तो इस पीरियड में वेवल ने क्विट इंडिया को सप्रेस करने का भी काम किया था, ठीक है। और जब 1944 से 45 का पीरियड आया, तब वेवल को समझ में आया कि अब चलो क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, और दूसरा जो है इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। और फाइनली जो है फिर वेवल आया अपना एक प्रपोज़ल लेके, ठीक है।
तो इसलिए इस पीरियड में ब्रिटेन थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। सॉफ्ट होने के पीछे एक और कारण ये भी था, एक तो जो मैंने बोला जापान की एग्रेशन की अब चिंता नहीं थी, दूसरी तरफ जर्मनी की भी उतनी चिंता नहीं थी। तो इस तरह से इसने वेवल ने जो है इंडियन लीडर्स को जो है जिनको जेल में डाला हुआ था उनको छोड़ दिया, उनको फ्री कर दिया। फिर वेवल ने कहा कि तुम लोग आपस में झगड़ते रहते हो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले, है ना, क्योंकि ये लोग दिसाई लियाकत पैक्ट में भी कुछ नहीं कर पाए थे, सीआर प्लान के अंदर भी कुछ नहीं हो पाया था। तो फिर वेवल ने दो काम किए, ठीक है। पहला काम जो ये करेगा, ये शिमला कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेगा, ठीक है। ये शिमला कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेगा। तो जून 1945 का पीरियड, वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म होने के कगार पे, ठीक है, जून 1945 का पीरियड। और हिटलर मर चुका है, हिटलर ने अपने आप को गोली मारी थी 28 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आप को गोली मारी थी, ठीक है। तो जापान अकेला बचा है इस पीरियड में। अब जापान कितना ही लड़ पाएगा अकेले, है ना। और ऐसे भी फ्यूचर में एक महीने बाद तो अमेरिका उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वेवल ने डिस्कस किया कि भारत को लेके क्या किया जाना चाहिए। तो इसके कंटिन्यूशन पीरियड के समय पर, इसके अलावा शिमला कॉन्फ्रेंस के अलावा वेवल ये भी कह रहा है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी बन के आई थी, जो ऑलरेडी बन चुकी थी, फिर उसके बाद जापान के रिट्रीट करने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी की हार होनी शुरू हो गई थी, और सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी अंडरग्राउंड हो चुके हैं इस पीरियड में। तो ये जो सैनिक थे इंडियन नेशनल आर्मी के जिन्होंने सरेंडर कर लिया था, तो सरकार ने कहा, वेवल ने कहा कि मैं इन सब सैनिकों को कोर्ट मार्शल करूँगा, आई विल कोर्ट मार्शल देम, ठीक है, क्योंकि आईएनए ने सरेंडर करना शुरू कर दिया था इस पीरियड में। तो 1945 तक आते आते इनके ऊपर आरोप लगने लग गया था कि आपने अपनी वर्दी के साथ गद्दारी की है। तो आईएनए में कौन थे? आईएनए में वो सोल्जर्स थे जो पहले ब्रिटिश आर्मी में थे। तो होता क्या है कि जब ये लड़ाई करने गए होते हैं आईएनए के सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, आज के सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया और मलेशिया वाले रीजन में, वहाँ पर जापानीज़ ने इनको पकड़ा था। तो जापानीज़ ने इनको फिर युद्ध कैदी बनाया था। तो फिर इन युद्ध कैदियों में कुछ कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम कंपल्शन से जापान के विरुद्ध में लड़ रहे थे, हम तो ब्रिटिश के विरुद्ध भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमको मौका दो। तो इसमें हमें देखने को मिलेंगे कि कैप्टन मोहन सिंह जो है वो उभर करके आएंगे, ठीक है। तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे फ्यूचर में कि सुभाष चंद्र बोस भी कैसे आईएनए की पिक्चर में आएंगे। तो ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वही लोग इंडियन नेशनल आर्मी में आ गए, जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, वो लोग फिर वो लोग इंडियन नेशनल आर्मी में आ गए, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि हम लोग जापान की मदद से भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। तो हम देखेंगे कि पर होता यह है कि 1944-45 तक आते आते जापान को समझ में आ गया था कि हमारी दाल नहीं गलने वाली, अमेरिका हमारे पीछे पड़ गया है। तो आखिर में फिर आईएनए जो है बेचारा अकेला पड़ गया। आईएनए फिर हार जाती है, क्योंकि जापानीज़ मदद से ये पूरी की पूरी सेना बनी थी। तो आईएनए के सैनिकों ने फिर सरेंडर किया एक साइड के ऊपर, जब जापान पीछे हट जाएगा तो वेवल ने फिर 1945 में दो चीज़ें बोली। एक तो उसने पहले शिमला कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। दूसरा उसके अलावा उसने कहा कि मैं आईएनए के सैनिकों को जो है कोर्ट मार्शल करूंगा लाल किले के अंदर, इन द रेड फोर्ट, ठीक है। क्योंकि उसने कहा कि मैं सबको पब्लिकली कोर्ट मार्शल करूंगा, पूरे देश के अंदर मैसेज जाना चाहिए कि हमारे सामने जो हमसे पंगा लेता है उनकी क्या हालत होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रेड फोर्ट ट्रायल्स की शुरुआत होगी। तो इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में वेवल ने ये भी कहा कि मैं भारत के अंदर जो है इलेक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि इन द बैकग्राउंड ऑफ द आईएनए बीइंग सरेंडर्ड, INA surrendering, in the background of INA surrendering, we will see कि देसाई लियाकत पैक्ट जो है विल बी फेलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
और वेवल ने जो है वेवल केम अप विद हिज ओन प्लान, ठीक है, जिसको हम वेवल प्लान भी कहते हैं, ठीक है। और इसी वेवल प्लान को हम शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में भी पहचानते हैं, ठीक है। तो दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना बनती है इस पीरियड में, वो ये कि इंग्लैंड के अंदर भी चुनाव होने वाले थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद। और आपको जान के हैरानी होगी कि चर्चिल, जिसने युद्ध जिताया था इंग्लैंड को, वो चुनाव में हार जाता है, ठीक है, वो चुनाव में हार जाता है। तो दूसरा पॉइंट आपको देखने को ये मिलेगा कि जापान ने जो है अगस्त 1945 तक आते आते सरेंडर कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आईएनए सोल्जर्स का ट्रायल भी चला हुआ है, ये सब चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वेवल को जब वर्ल्ड वॉर टू के ट्रांजिशन में समझ आ गया था कि ब्रिटेन जीत रहा है और जापान अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जर्मनी ख़त्म हो चुका है, तो इसने कहा कि मैं लोगों को जेल से छोड़ता हूँ, थोड़ी बातें करता हूँ उनसे। सो द कांग्रेस लीडर्स वर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल इन जून 1945, ठीक है। तो इनको कहा जाता है कि शिमला के अंदर मिलते हैं सब लोग, ठीक है। और फिर ये लोग सब शिमला के अंदर मिलने को तैयार हो गए। ब्रिटिश सरकार बेसिकली आप देखोगे कि फिर ये दिखाना चाहती थी कि हम जो है भारत के लिए थोड़े सिंसियर हैं, ठीक है। तो शिमला के अंदर ये मिलने के पीछे दो तीन कारण थे। शिमला के अंदर मिलने के पीछे दो तीन कारण थे। एक तो ये कि 1945 में ब्रिटेन के अंदर इलेक्शंस भी थे, और इलेक्शंस में ऐसा हो रहा था कि स्कोप था कि चर्चिल हार जाएगा, और फिर पॉसिबिलिटी थी कि इंग्लैंड के अंदर जो है लेबर पार्टी जो है वो पावर के ऊपर आएगी। और लेबर पार्टी में जो हमें लीडर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्लेमेंट एटली, ठीक है। क्लेमेंट एटली हमें देखने को मिलता है लेबर पार्टी के अंदर। तो ये वही एटली है जो भारत की आज़ादी जब मिली भारत को उस समय पर प्राइम मिनिस्टर होगा इंग्लैंड का, ठीक है। तो चर्चिल की सरकार को ये लग रहा था कि अगर एटली पावर के ऊपर आएगा तो इंडिया के पूरे मुद्दे को बिगाड़ देगा। इससे अच्छा हम लोग जो है वेवल की अपॉइंटमेंट करते हैं और वेवल को ही कहते हैं कि कुछ सॉल्यूशन लेकर के आओ। इसके अलावा शिमला कॉन्फ्रेंस करने के पीछे का रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन के ऊपर अमेरिका का प्रेशर भी था, है ना। चर्चिल को जो है दिखाना था फिर कि हम सिंसियर हैं भारत के लिए। तो जब वेवल ने अपना प्लान दिया, उसने 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात की, ठीक है। वेवल ने जो है 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात की। उसने कहा कि देखिए, वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को आना है ना। आप लोगों को वॉइस रॉय के अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आना है तो मैं इसको रिफॉर्म कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। मैं वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक ऑल इंडियन काउंसिल बनाऊंगा, ठीक है। ऑल इंडियन काउंसिल बनाऊंगा मैं इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ऑल इंडियन काउंसिल बनाने का मतलब है कि इसमें जितने भी लोग हैं वो सब के सब इंडियन होंगे, ठीक है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होंगे जिनका नंबर इक्वल होगा, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम्स विल बी इक्वल इन नंबर्स, ठीक है। तो उसने बताने की कोशिश की कि देखो, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे जिसमें हिंदू और मुसलमानों को सेम वे के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसने बताया कि खाली 2 ही लोग ब्रिटिश ओरिजिन के होंगे, एक तो वॉइस रॉय खुद होगा और उसके अलावा एक आर्मी चीफ होगा, यानी कि जो हमारा कमांडर इन चीफ होगा, ओके। तो बाकी सब के सब इंडियंस होंगे। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये एक इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में भी काम करेगा, और इसी के द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि भारत के अंदर एक काउंसिल फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर से ही हम लोग भविष्य में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी शुरुआत करेंगे। तो होता क्या है कि इसने बेसिकली एक पूरा का पूरा प्रपोजल दिया कि संविधान कैसे बनेगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगी। पर जैसे ही ये प्रपोजल आता है इसको लेके हंगामा हो गया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इक्वल नंबर्स के अंदर तो होंगे, पर ये नहीं बताया गया था इस प्लान में कि मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम आएंगे या कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम आएंगे, है ना। तो इसने कहा कि अगर 20 लोगों की सरकार बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो उसमें 10 हिंदू होंगे, ठीक है, और 10 मुस्लिम्स होंगे। पर उसने ये नहीं कहा कि ये 10 मुस्लिम्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, और ये 10 हिंदू कहाँ से आएंगे। तो मुस्लिम लीग का मानना था कि ये जो 10 मुस्लिम मेंबर्स हैं, ये जो है इनको ये सारे 10 के 10 मुस्लिम लीग से होनी चाहिए। भारत के अंदर मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन खाली और खाली मुस्लिम लीग ही करेगी। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कांग्रेस का ऐसा मानना था कि भाई देखो हमारे यहाँ पर भी तो मुस्लिम लीडर्स हैं, है ना, वो भी तो आ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। बल्कि इसके अलावा और भी पार्टीज़ थी मुस्लिम्स की, जैसे कि यूनियनिस्ट पार्टी थी, कृषि प्रजा पार्टी हुआ करती थी, वहाँ से भी तो मुस्लिम मेंबर्स आ सकते हैं, और वहाँ से हिंदू मेंबर्स भी आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि हिंदू मेंबर्स खाली और खाली कांग्रेस से आएंगे और मुस्लिम मेंबर्स के मुस्लिम मेंबर्स खाली और खाली मुस्लिम लीग से आएंगे। तो वेवल खुद भी कांग्रेस के इस ओपिनियन से ही एग्री करता था। वेवल खुद भी चाहता था कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन का हक नहीं मिलेगा मुस्लिम्स का, ठीक है। वहीं हम देखेंगे मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत में इसको एक मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कंसिडर किया जाए कि ये मुसलमानों की तारनहार है ना। तो वेवल ने तो मना कर दिया। साथ ही साथ हम देखेंगे कांग्रेस भी कहती है मुस्लिम लीग को कि देखो हम आपका ये प्रपोज़ल नहीं मान सकते, आप हमको एक हिंदू पार्टी के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर मुस्लिम मेंबर्स भी हैं, ओके। तो उस पीरियड के अंदर फिर सी राजगोपालाचारी और कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि देखो ये तो नहीं हो सकता। वॉइस रॉय खुद भी इसके विरोध में था। वॉइस रॉय का मानना था कि यूनियनिस्ट पार्टी के अंदर भी मुस्लिम लीडर्स है, कृषि प्रजा पार्टी के अंदर भी मुस्लिम लीडर्स है, इवन कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिम लीडर्स है। फॉर एग्जांपल खान अब्दुल गफर खान देखने को मिलेंगे हमें, मौलाना अब्दुल कलाम हमें देखने को मिलेंगे उस पीरियड के अंदर, जो कि कांग्रेस के मेंबर्स थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो वेवल प्लान है, या फिर जिसे हम शिमला कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, वो फेल हो जाता है। तो ऑब्वियस है इट वाज बाउंड टू फेल, क्योंकि मुस्लिम लीग को जिस तरह से कम्युनल वीटो चाहिए था, वो कम्युनल वीटो देने के लिए कोई तैयार नहीं था। इवन वॉइस रॉय भी देने के लिए तैयार नहीं था। पर वहीं देखेंगे मन ही मन हम देखेंगे कि वॉइस रॉय मन ही मन तो खुश था, क्योंकि वॉइस रॉय के दो चेहरे थे। एक तो दिखा कुछ और रहा था, पर कि दुखी है भाई, प्लान एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वेवल प्लान, इस चीज़ से वो दुखी है। पर एक्चुअल में इसके पीछे एक और चेहरा था जो ये चाहता था कि इन दोनों का झगड़ा, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का झगड़ा ऐसा ही चलता रहना चाहिए, ताकि हम लोग इनके ऊपर आसानी से रूल कर सकें, हम लोग इनको झगड़ा करके रखें। क्योंकि भविष्य में अगर बाई चांस कांग्रेस जो है वो डोमिनेट करेगी, तो हम फिर मुस्लिम लीग को एक अल्टरनेटिव फोर्स के रूप में उभारेंगे। तो हम देखेंगे कि शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होने के कारण वेवल फिर थोड़ा बौखला जाता है, कि फिर कहता है वो कि रुको मैं फिर अब इलेक्शंस करवाता हूँ। तो हम देखेंगे कि एक साइड के ऊपर जो है शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुई, दूसरी साइड के ऊपर भारत में इलेक्शंस की बात हो रही है। इंग्लैंड में इलेक्शंस हो चुके हैं, क्लेमेंट एटली की सरकार आ चुकी है। तीसरी साइड के ऊपर इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैनिक थे, उनका कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसी का ही परिणाम था कि हम देखेंगे कि एक विद्रोह होगा, जिसे हम RIN म्यूटिनी के रूप में पहचानते हैं, यानी कि रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो म्यूटिनी की गई थी। तो 1945 के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे इंग्लैंड के अंदर, उसमें लेबर पार्टी को बहुत ही सपोर्ट था वहाँ पर लोगों का। एक्चुअली एटली जो है, क्लेमेंट एटली वांटेड टू एंड द वॉर, ठीक है। तो एटली ने जिस प्रकार से कैंपेन किया था, वो कैंपेन बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ब्रिटेन का जो कॉमन मैन था वो युद्ध से ख़त्म हो चुका था, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से टूट गई है। एक घर ऐसा नहीं था जहाँ कोई इंसान मरा ना हो या कोई इंसान अपाहिज ना हुआ हो। तो सबको युद्ध का अंत चाहिए था, और युद्ध के बाद की जो भी परिस्थिति थी, उसमें नेशन बिल्डिंग जिस तरह से होना चाहिए था, रिकंस्ट्रक्शन जिस तरह से होना चाहिए था, डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था, उस चीज़ से भी काफ़ी सारे लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी से नाराज़गी थी। जब चुनाव हुए तो कंजर्वेटिव पार्टी लॉस्ट, ओके। मतलब चर्चिल, जिसने इंग्लैंड को जिताया था वर्ल्ड वॉर के दौरान,
ही लॉस्ट द इलेक्शन। लेटर ऑन फिर ब्रिटेन की पब्लिक को भी समझ आया भविष्य में कि हमने चर्चिल को गलत जगह पर बिठा दिया। तो फिर 50s के बाद 1950s के बाद जो इलेक्शंस होंगे उसमें वंस अगेन चर्चिल वॉज वोटेड बैक टू द पावर। ओके, तो एक साइड के ऊपर वेवल ने फिर शिमला कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस में उसने डिक्लेयर किया था कि मैं सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। खैर सॉल्यूशन तो आया नहीं। दूसरी साइड के ऊपर इंग्लैंड में चुनाव हुए, क्लेमेंट एटली की सरकार आई। तीसरी साइड के ऊपर आईएनए के सोल्जर्स का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं रेड फोर्ट ट्रायल। ओके, रेड फोर्ट ट्रायल। तो रेड फोर्ट ट्रायल इसके लिए कहते हैं क्योंकि लाल किले में इनकी जो भी है हियरिंग हो रही थी, कोर्ट कचहरी वगैरह सब लाल किले के अंदर सेटअप की गई थी। वहाँ पर एक मिलिट्री कोर्ट क्रिएट किया गया था। एक्चुअली रेड फोर्ट के अंदर आपका इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा ये हुआ करता था, आर्मी का एक पूरी टुकड़ी बैठती थी वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर ही इनकी कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होती है। एक साइड के ऊपर जब इनका कोर्ट मार्शल चल रहा था तब भारत में इलेक्शंस की डिक्लेरेशन भी की गई थी। वी विल सी कि पहले इंग्लैंड में इलेक्शन हुए, फिर भारत में इलेक्शन हुए। ये भारत में इलेक्शन जो हुए ये क्लेमेंट एटली करवाता है। तो जो एटली था ये बेसिकली नेहरू जी का फ्रेंड था पहले। एटली का मानना था कि हम भारत के लिए बहुत संवेदनशील हैं और जैसे ही पावर के ऊपर आएंगे भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। पर ये पावर के ऊपर आने के बाद स्वतंत्रता देने की जगह चुनाव करवा रहा है। तो नेहरू जी को तो सदमा लग गया था कि कल तक मेरे साथ बैठने वाला व्यक्ति था, है ना, प्रधानमंत्री के बनने के बाद हमको पूछ भी नहीं रहा। तो एक्चुअली क्लेमेंट एटली हैड केम एज अ मेंबर इन द साइमन कमीशन। पास्ट में वो साइमन कमीशन के मेंबर के रूप में भारत में आया था। उसमें साइमन कमीशन में 7-8 लोग थे, तो उसमें एक व्यक्ति ये भी था। ही वॉज सेंट टू इंडिया एज मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लैंड के चुनाव के अंदर लेबर पार्टी पावर के ऊपर आई। लेबर पार्टी चुनाव से पहले ये दिखा रही थी कि हम लोग इंडिया को लेकर बहुत सिंसियर हैं और इंडिया को लेके सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। पर जैसे ये पावर के ऊपर आया एटली, तो इसने वेवल को अथॉरिटी दी कि भाई वेवल तू यहाँ पर कुछ हंगामा कर दे इंडिया में। तो वेवल ने फिर एक रेड फोर्ट ट्रायल्स करवा दिए। रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। दूसरी ओर भारत के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इलेक्शंस करवाए गए। अब ये इलेक्शंस में आधार बनाया गया कि देखो भारत में लास्ट इलेक्शंस जो सेंट्रल असेंबली के थे वो 1934 में हुए थे और प्रोविंशियल असेंबली के लास्ट इलेक्शंस 1937 के अंदर हुए थे। तो मतलब 10-12 साल हो चुके हैं, चुनाव भी रेगुलर नहीं हो रहे। तो इस तरह से भारत को उस टाइम पर इलेक्शंस की आवश्यकता थी, ऐसा इन्होंने दिखाने की कोशिश की, जबकि भारत को आवश्यकता इंडिपेंडेंस की थी। तो दे wanted to involve us into some kind of political activities because more and more kind of activity into politics will lead to lesser friction with the government। ओके, ध्यान भटकाने का काम था ये पूरा। तो कोर्ट मार्शल से ये प्रूव करवाया जा रहा था कि देखो अगर तुम हमारे सामने गद्दारी करोगे तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। तो एक साइड के ऊपर पावर में एब्जॉर्ब कराने की बात है और दूसरी साइड आप देखोगे तो लोगों को दबाने की और डराने की बात है। तो साथ ही अगर बात करें हम इस पीरियड में प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, तो जितने भी रजवाड़े हैं तो इनके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई थी उस पीरियड के अंदर, जिसका नाम था स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। ओके, स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। तो ये एक प्रजामंडल के रूप में ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका काम था प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेकर के आए, ठीक है। क्योंकि ये प्रजामंडलों के अंदर इनको पता था कि हमारा राजा कभी भी सत्ता तो हमको देगा नहीं, पर राजा के नीचे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ जाए, एक संसद क्रिएट हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाए, तो वैसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो 1920s के दौरान ही जो है बहुत सारे स्टेट के अंदर प्रजामंडलों का निर्माण किया गया था। काठियावाड़ के अंदर फॉर एग्जांपल था प्रजामंडल, राजस्थान में बनाया गया था। आप देखोगे तो नॉर्थ में भी बनता है, साउथ में भी बनता है। तो ये जितने प्रजामंडल थे ये अलग अलग स्टेट्स में थे, जैसे कि काठियावाड़ में था, कश्मीर में था, राजस्थान में था। तो इन सब में जो है 1937 में इन सब का यूनिफिकेशन हो जाता है पूरे भारत के अंदर। जितने भी रजवाड़े हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सब के प्रजामंडल जो है इकट्ठा होकर के एक संस्था बनाते हैं जिसे हम कहते हैं AISPC,
विच स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ओके, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो मतलब पूरे भारत के अंदर जितने भी रजवाड़े हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन सबको इकट्ठा कर दिया गया और इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। ठीक है, तो नेहरू ने पहले से ही क्लियर कर दिया था कि जो भारत का भविष्य है वही भारत के रजवाड़ों का भविष्य है। ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो रजवाड़े इस तरह से हम देखेंगे कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो इससे बेसिकली ऐसा इम्पैक्ट होगा जहां फ्यूचर में उनके स्टेट के अंदर नेशनलिज्म आ जाएगा और उनकी राजा की जो गद्दी है वो चली जाएगी। तो रजवाड़े जो है ये प्रजामंडलों को भी सप्रेस करने का काम कर रहे थे। इनका कार्य था कि वो प्रो ब्रिटिश रहें, मतलब सरकार के फेवर में काम करें रजवाड़े, है ना। तो इनफैक्ट 1937 में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ बनती है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट्स बनती हैं भारत के 7 राज्यों में प्लस बाकी 2 राज्यों में, वो अलायंस करके बना देते हैं। तो इन रजवाड़ों के अंदर काफ़ी सारे लोगों के अंदर फिर आग लग गई थी, है ना। एक तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रोविंस, है ना, एंड काठियावाड़ पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट था। तो अहमदाबाद के अंदर जो राइट्स लोगों को थे उतने राइट्स काठियावाड़ में नहीं थे। अब सपोज़ काठियावाड़ को कोई व्यक्ति जब अहमदाबाद ट्रैवल करता था तो ही यूज़ टू फाइंड इट वेरी पिकुलियर कि भाई यार ये तो यहाँ पे अच्छे राइट्स मिले हैं इनको। जब वो वापस जाएगा तो ऑब्वियसली वो अपने राजा के से तो कहेगा ही ना कि मैं भी अपने राजा के पास जाके राइट्स मांगूंगा। अगर अहमदाबाद के लोगों को राइट्स मिल सकते हैं तो काठियावाड़ के लोगों को क्यों नहीं मिल सकते, है ना। कच्छ के लोगों को क्यों नहीं मिल सकते, बड़ौदा के लोगों को क्यों नहीं मिल सकते। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज आई थी उनका एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसके पहले प्रजामंडल थोड़े वीक थे, पर 1937 के बाद जो है नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और फिर उसके बाद ये थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे प्रजामंडल। तो इस बेसिस के रूप में रजवाड़ों में भी आग लगी हुई थी। उसमें भी 2-3 बड़े सत्याग्रह हुए थे राजाओं के स्टेट्स के अंदर। तो एक तो राजकोट सत्याग्रह होता है ना, दूसरा आप देखोगे राजकोट हुआ एक, दूसरा इसके अलावा त्रावणकोर में भी सत्याग्रह होता है, तीसरा देखोगे आप हैदराबाद में भी होता है नवाब के अगेंस्ट, है ना। तो राजकोट वाले सत्याग्रह में तो गांधी जी और पटेल ने दोनों ने इनफैक्ट उस पीरियड के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से प्रेशर क्रिएट किया गया था इन सत्याग्रहों के थ्रू राजाओं के ऊपर कि, है ना, हैदराबाद में हम देखेंगे निज़ाम के सामने आंदोलन हो गया था। कांग्रेस ही करवा रही थी आंदोलन, पर बेसिकली उसको नाम दे दिया गया था कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जिसको प्रजामंडल कहेंगे, वो करवा रही है। तो प्रजामंडल बेसिकली लोगों की बॉडी थी जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहती है और कहती है कि देखो राजा को का जो पावर है वो नॉमिनल ही रखना चाहिए, बाकी सत्ता जो है प्रजा के हाथ में आनी चाहिए। तो अब इसमें जो है अलग अलग लीडर्स जो हमें देखने को मिलेंगे जो प्रजामंडल्स के थ्रू इनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे उच्चंग राय डेबर हमें देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा बलवंत राय मेहता थे, ठीक है, बलवंत राय मेहता, और तो और जय नारायण व्यास हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला देखने को मिलेंगे। तो एक से एक लीडर हमें मिल जाएंगे जो ये प्रजामंडलों के साथ अलग अलग विस्तार के अंदर जुड़े हुए थे। जय नारायण राजस्थान में जुड़े हुए थे, है ना, जय नारायण व्यास, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, JNV यूनिवर्सिटी। इसके अलावा गुजरात में आप देखोगे तो बलवंत राय मेहता हुआ करते थे, और हम देखेंगे शेख अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर आंदोलन चला रहे थे, वहाँ पर डोगरा डायनेस्टी के जो हरि सिंह थे उनके सामने आंदोलन चला रहे थे। तो इस तरह से उच्छंग राय ढेवर आप देखोगे सौराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3-4 नाम है जो प्रजामंडलों के साथ जुड़े हुए थे। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि इनमें कौन से लीडर जो है किस प्रजामंडल के साथ जुड़े हुए थे। तो 1940s में क्या हो रहा था कि प्रिंसली स्टेट्स में भी एजिटेशन हो रहा था, पर वहाँ पर सप्रेशन भी बहुत हो रहा था। तो 2-3 राज्यों में थोड़े बहुत एजिटेशन हुए, पर देवर सप्रेस्ड डाउन, ओके। वहाँ पर नेशनलिज्म भी बहुत उभर के आ रहा था, और उसका परिणाम ये था कि 1947 तक आते आते भारत को जब स्वतंत्रता मिलती है तो कोई भी राजा की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम लोग इंडिपेंडेंस का सपना सोच सकें। तो राजाओं की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि इंडिपेंडेंस का सपना सोच सकें, क्योंकि बाय दैट टाइम द पीपल वर डेमोक्रेटिकली अवेक,
ठीक है, वो जाग चुके थे। तो रेड फोर्ट ट्रायल को हमने समझा, ठीक है, हमने देखा कि कैसे रेड फोर्ट ट्रायल हो रहे थे। अब थोड़ा हम INA के बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के बैकग्राउंड की तरफ, कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो जब मैंने बताया आपको कि भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है 1942 के अगस्त महीने के अंदर, इसी के पैरेलल टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि INA की स्थापना हुई। ठीक है, INA 2 फेज़ में आएगा, ठीक है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में आएगा। तो फेज़ 1 में पहले हम देखेंगे जो फेज़ 1 में जो है सुभाष चंद्र बोस नहीं होते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस से पहले वाला जो फेज़ था, उस फेज़ में हम देखेंगे कि रास बिहारी बोस की इन्वॉल्वमेंट होगी, है ना। वो रास बिहारी बोस जो है लोगों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। ऑलरेडी रास बिहारी बोस 1915 के बाद जब उन्होंने गदर मूवमेंट किया था, तो उसके बाद ही हैड गोन टू जापान में बैठ के वो क्रांतिकारियों को मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। तो एक तरह से वो एक सेल्फ एग्जाइल में रहते थे। वहाँ इन्होंने सुशी रेस्टोरेंट खोला हुआ था जापान में। तो मतलब ये है कि सुशी रेस्टोरेंट थोड़ा जापानीज़ और थोड़ा इंडियन देसी तड़का मार के वो उनका चला रहे थे वो। बाकी इन्होंने फिर रास बिहारी बोस ने 1942 में 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की। तो ये सब ये जापान की मदद से कर रहे थे, पर प्रॉब्लम ये था कि ये चाहते थे कुछ आर्मी टाइप की बन जाए, पर जापान ने इंडियंस को खाली सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ही अनुमति दी थी। जापान क्रांतिकारी घटनाओं को अलाउ नहीं करता था उसकी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो फिर 1942 तक आते आते जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पोस्टेड थी, ठीक है, वो सब जापान के अंदर युद्ध कैदी बन गए। तो इनमें बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर ने जापानीज़ आर्मी को सरेंडर किया था, क्योंकि ब्रिटेन ने सरेंडर कर दिया था वहाँ पर, ठीक है। तो 1942 के मिड तक आते आते तो वो इंडियन सोल्जर्स कह रहे हैं कि देखो हम तो ब्रिटेन के विरुद्ध भी लड़ने के लिए तैयार है, आप हमें मौका दो। तो वहाँ पर एक लीडर थे कैप्टन मोहन सिंह, ओके, ये भी युद्ध कैदी हुआ करते थे। तो देन ही फॉर्म्ड द INA, ठीक है। तो बेसिकली इनको INA फॉर्म करने का विचार आया, ठीक है। तो इनको आइडिया आया कि हम इंडियन नेशनल आर्मी बनाएंगे, जापानीज़ की मदद लेंगे। तो हम देखेंगे कि मिलिट्री में, लॉजिस्टिक्स के अंदर एंड अल्टीमेटली जापान के साथ जाते हुए, ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर करते हुए हम लोग जो है बर्मा पहुंचेंगे, ऐसा इनका प्लान था। फिर बर्मा से हम भारत की तरफ जाएंगे। तो INA का पूरा आइडिया जो है, ये इसकी नींव जो है ये मलेशिया के अंदर रखी गई थी, ठीक है। मलेशिया के अंदर मोहन सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो ये ब्रिटिश आर्मी के सैनिक थे, है ना सर, बट लेटर ऑन प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे ये। तो फिर बाद में इन्होंने जापानियों की मदद ली। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा सैनिक जो है उस पीरियड में युद्ध कैदी बने थे, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। तो वी हैड इट वाज अ ह्यूज नंबर। तो कैप्टन मोहन सिंह ने ये 45,000 में से इनको कहा कि आप मेरे साथ आइए। तो नॉट ऑल द सोल्जर्स जॉइंड द INA, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि INA में ज्वाइन करना मतलब हम हमारी यूनिफॉर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सो आर्मी के अंदर एक ये भी है ना कि भाई आप भले ही कोई भी देश से हो, कोई भी देश के लिए लड़ रहे हो, पर आपको अपनी यूनिफॉर्म की वैल्यू करनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे मैनी सोल्जर्स डिसाइडेड नॉट टू जॉइन द INA। उन्होंने कहा कि हम INA ज्वाइन नहीं करेंगे, हम जापानियों के युद्ध कैदी बनकर ही रहेंगे। बट देन देयर वर सम हु वर रेडी टू डिफेक्ट, ओके। तो लगभग इन्होंने फिर 16,000 सैनिकों के साथ एक पूरी सेना क्रिएट की। अब प्रॉब्लम ये था कि जापानियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे आर्मी की टुकड़ी बनाने के लिए। तो जापानियों को एक तरह से फड़फड़ाहट हो गई कि बोले ये अगर हमारे सामने ही विद्रोह कर देंगे तो क्या हो जाएगा। आज इनको बंदूक देंगे कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चलो, इस चीज़ के लिए तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं, पर अगर कल उठ के हमारे सामने ही विद्रोह कर दिया तो पूरी की पूरी गेम पलट जाएगी। तो जापान वांटेड अ टोकन फोर्स, ठीक है।
टोकन फोर्स का मतलब कि वो चाहते थे इंडियन नेशनल आर्मी बने, पर एक नॉमिनल फोर्स के रूप में बने, एक टोकन के रूप में। 2-4 हज़ार लोग आएंगे जो जिनसे हम थोड़ा बहुत कुली का काम करवा लेंगे, है ना। जापानीज़ आर्मी के लिए जापानियों का मानना था कि इनका कॉम्बैट में उपयोग नहीं करना है हमें, हम इनका खाली सिर्फ कुली के रूप में यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत जंगल वगैरह साफ़ करवाने के लिए यूज़ करेंगे, तो बाकी साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर करने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। पर इनफैक्ट जिस तरह से आईएनए उभर कर के आई, उसने जापानीज एग्रेशन को ही पूरी तरह से बदल दिया। एक्चुअली आईएनए के सैनिकों के ऊपर जापान आईएनए के सैनिकों ने जो है जापान के ऊपर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि भाई देखो, तुम तो कहते हो कि एशिया फॉर एशियाटिक्स, है ना, एशिया में यानी कि स्थानिक एशियाटिक डायनेस्टी रहनी चाहिए, पर तुम तो यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर फिर क्यों इतना जुल्म कर रहे हो। तो जापानीज़ एक्चुअली जहाँ जहाँ कॉलोनाइज करके आए हैं ना, उनकी हिस्ट्री बहुत ही बदतर रही है ह्यूमन राइट्स को लेकर के। तो इनफैक्ट होता क्या है, जब पहली बार आईएनए की फॉर्मेशन हुई, तो जिन सैनिकों ने जुड़ने से मना कर दिया था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जिन्होंने आईएनए ज्वाइन करने से मना कर दिया था, तो उनके ऊपर जापानी काफ़ी जुल्म कर रहे थे उनके ऊपर भी। तो आईएनए के सोल्जर्स ने कहा देखो, वो हमारे ही भाई हैं, भले ही हमने आईएनए ज्वाइन कर ली है, पर हम दोनों पहले एक ही सेना में थे, हम भारतीय हैं, तुम उनके ऊपर जुल्म मत करो। भले ही वो युद्ध कैदी है, बट बट दे हैव सर्टेन राइट्स एंड दे आर अल्टीमेटली इंडियंस। तो इस तरह से मोहन सिंह ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी जापानियों के सामने, उसने क्वेश्चन क्रिएट किया। तो फिर जापानियों का पूरा प्लान उल्टा हो गया। इनका मानना था कि आईएनए का उपयोग करेंगे बाकी सारे लोगों को सप्रेस करने के लिए, पर आईएनए तो खुद बेसिकली राइट्स की बात कर रही है। तो मोहन सिंह को फिर अरेस्ट करवा दिया गया। ये चीज़ क्विट इंडिया मूवमेंट के कंटेम्प्रेरी पीरियड में हुई, ठीक है। क्विट इंडिया पीरियड के कंटेम्प्रेरी में सितंबर 1942 के आसपास जो है आईएनए की पहली डिवीज़न क्रिएट होती है लगभग 16,000 सैनिकों के साथ। और हम देखेंगे कि दिसंबर 1942 तक आते आते जो है जापानीज़ और आईएनए के बीच जो है डिफरेंसेस क्रिएट हुए, और लेटर ऑन मोहन सिंह को फिर अरेस्ट करवा दिया जाता है। उनकी पूरी टुकड़ी को अरेस्ट करवा दिया गया, क्योंकि जापानीज चाहते थे कि खाली और खाली एक टोकन फोर्स हो, 2-3 हज़ार लोग होंगे जो लॉजिस्टिक में काम आ जाएंगे। तो आईएनए फिर ऑलमोस्ट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। फिर हम देखेंगे वंस अगेन जो है जुलाई 1943 तक आते आते सुभाष चंद्र बोस आएंगे, फिर से उसको रिक्रिएट करेंगे। रास बिहारी बोस ने उनको बुलाया था, तो कहते हैं रास बिहारी बोस के देखो सर आप आ जाइए, हमने ऑलरेडी प्रयत्न किया हुआ है, बट कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ से फिर सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होगी और बोस फिर जो है आईएनए को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो फेज़ 1 था वो शुरू हुआ था लगभग सितंबर 1942 में, और दिसंबर 1942 तक आते आते वो ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर अगेन जो है फेज़ 2 को रिवाइव किया गया जुलाई 1943 में, ओके। जुलाई 1943 से लेकर के हम देखेंगे लगभग जो है मार्च 1944 तक जो है आईएनए विल बी फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल तक ये फाइट करेगी। तब सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बैकग्राउंड के अंदर अब हम थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं कि इनकी कहानी क्या है, इनकी फैमिली लाइफ कैसी थी, किस तरह से जीवन रहता था, ठीक है। तो इनके फादर साहब जो थे वो जो है कटक से थे, है ना, कटक उड़ीसा के अंदर है, ओके। तो इनके फादर का नाम था जानकीनाथ बोस, ठीक है, जानकीनाथ बोस था इनके फादर का नाम। तो ये कटक के नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये वकील भी थे, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मिडिल क्लास या फिर थोड़ा हायर मिडिल क्लास थी इनकी फैमिली। फिर इनके पिताजी को टाइटल भी मिला था उस पीरियड में राय बहादुर के रूप में, है ना। और तो और इनके पिताजी फिर बाद में बंगाल की जो विधान परिषद थी उसके सदस्य भी हुआ करते थे। तो बोस की जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन आप देखोगे तो थोड़ी अच्छी हुई थी। बाद में फिर इनको पढ़ाई के लिए फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज भेजा गया था। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने अपने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि बोला वो इंडियंस को अब्यूज़ कर रहा था, गोरा प्रोफेसर था, ओके।
तो फिर उसके बाद इनकी फैमिली जो है इनको इंग्लैंड को भेज देगी। ये इंग्लैंड गए, वहाँ बीमार हो गए थे, बट देन ही वॉज एबल टू मैनेज इट आउट एंड विद इन 3-4 months ऑफ स्टडिंग ही वॉज एबल टू गेट द 4th रैंक इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एट दैट टाइम। ओके, तो उसमें भी पर साजिश के तहत इनका जो है 4th रैंक लाया गया था, वरना एक्चुअल में तो इनका टॉप रैंक ही आना था। तो 1920 के पीरियड में लगभग इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी। ठीक है, तब भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जलियांवाला बाग हो चुका है, रॉलेट एक्ट आ चुका है। तो जब वो प्रोबेशन में थे तभी उनको समझ में आ गया था कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सर्विस। ओके, क्योंकि एक ब्रिटिश राज की सर्विस को रिप्रेजेंट करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, आई विल बी रिज़ाइनिंग। तो ही वॉज क्वाइट इमोशनली डिस्टर्ब्ड एज वेल। तो उन्होंने अपने भाई को भी लेटर लिखा था, शरत चंद्र बोस को, उनके भाई को। तो ये लेटर लिखने के बाद इन्होंने मेंशन किया था दैट ही वांटेड टू रिज़ाइन। अब देखिए, एक व्यक्ति बोल रहा है 1920 के समय पे, इवन आफ्टर गेटिंग इनटू द सर्विस, वो कह रहा है कि देखिए भारत के लोगों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, द वे इंडियन पीपल आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, उसके लिए हमें सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत पड़ेगी, सिविल सर्विस में रह के कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस बेसिस के रूप में वो सर्विसेज से जो है रिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर वो C.R. दास के साथ मिल करके अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। तो उस पीरियड में 1920-21 के पीरियड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू था। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर C.R. दास के साथ वो जो है न्यूज़पेपर में ही स्टार्टेड राइटिंग एडिटोरियल्स। ठीक है, तो बंगाल की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, बंगाल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ठीक है, जो BPCC थी, तो उसमें सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे ये। बाकी इनका खुद का न्यूज़पेपर था जिसका नाम था स्वराज। ओके, और तो और C.R. दास के साथ मिल कर के ये इन्होंने फॉरवर्ड करके एक न्यूज़पेपर जो है वो शुरू करवाया था, उसमें एडिटोरियल के रूप में भी ये लिखा करते थे। उसके बाद यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने, फिर कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये CEO भी बनते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि कलकत्ता नगर पालिका के अध्यक्ष थे C.R. दास, तो ये फिर CEO भी बनते हैं। तो उस पीरियड के समय पे उन्होंने फिर अनुशीलन समिति का जो युगांतर ग्रुप था, उस युगांतर ग्रुप को रिवाइव किया, और इसी के कारण जब युगांतर ग्रुप को ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प की, इन्होंने सपोर्ट दिया उसको, तो फिर उनको जो है 2 साल तक जेल में भी डाल दिया गया। तो ही वॉज सेंट टू मेंडेले। ओके, मेंडेले इज़ इन रंगून, है ना, यानी कि आपका बर्मा वाला रीजन। तो फिर 1927 में वो जो है जेल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा जो है सोशलिज़म की तरफ जाएंगे। ठीक है, सोशलिज़म की तरफ जाएंगे वो, फिर नेहरू के साथ भी जाएंगे, है ना, और फिर कांग्रेस का जो वॉलंटियर कॉर्प्स थे, ठीक है, कांग्रेस के वॉलंटियर कॉर्प्स के वो अध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है, ओके, कांग्रेस के वॉलंटियर कॉर्प्स के वो अध्यक्ष भी बनते हैं। तो कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता था तब ये संस्था बन के आई थी। तो नेहरू और बोस ये दोनों जुगलबंदी के पार्ट थे, है ना। तो 1927 में जब साइमन कमीशन की घोषणा होती है नेहरू और बोस के सामने, तो इन्होंने कांग्रेस के जो मद्रास का सेशन था, यहाँ मद्रास के सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने क्लियर कट कहा था कि इन्होंने क्लियर कट कहा था कि हमको पूर्ण स्वराज के लिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज की तरफ हमें जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था, जो आपका मद्रास सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर। तो 1927-28 के अंदर वी विल सी ही वॉज क्वाइट अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ डोमिनियन स्टेटस। तो जब गांधी जी डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं तो भी ये मना करते हैं। ठीक है, ये पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज से हमें कुछ भी कम नहीं मांगना चाहिए। तो बोस कंप्लीट इंडिपेंडेंस के समर्थक थे 1927 में ही। जब डोमिनियन स्टेटस के लिए गांधी जी ने 1 साल मांगा था कि 1 साल के बाद मांगेंगे, 1 साल का टाइम दिया था,
तो बोस ने उनके सामने एक प्रस्ताव पास करवाया था उस समय पर कांग्रेस के अंदर, और फिर वोटिंग भी होती है। वोटिंग के अंदर वी विल फाइंड कि सुभाष चंद्र बोस को 973 वोट्स मिले थे और गांधी जी को 1300 वोट मिले थे। तो उस टाइम भी काफ़ी क्लोज कंपटीशन दे दिया था इन्होंने गांधी जी को। तो 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में कलकत्ता कांग्रेस हुई थी, ठीक है। तो कलकत्ता कांग्रेस के बारे में वहाँ पर नेताजी कहते हैं कि आप लोग जो है सर्कस की तरह काम कर रहे हो, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग होनी चाहिए वहाँ पर आप लोग कुछ और ही रास्ते से जा रहे हो, है ना। तो इस तरह से हमें यहीं पर देखने को मिलेगा कि शुरुआती दौर से ही कि गांधी जी और बोस के जो रास्ते हैं वो सेम नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। इनफैक्ट इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को लेकर के इतना विद्रोह किया था, इन्होंने फिर नेहरू कमेटी से ये अलग हो गए थे और फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके इन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके, या फिर इसको इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भी कह सकते हैं। तो ये इन्होंने डोमिनियन स्टेटस के विरुद्ध में बनाई थी। 1927-28 तक आते आते जब कोलकाता कांग्रेस में इनकी गांधी जी के साथ पटती नहीं है, उसके बावजूद भी ये कांग्रेस के लीडर के रूप में तो थे ही। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये अध्यक्ष बनते हैं, लेबर पार्टीज़ के अध्यक्ष बनते हैं, और काफ़ी थोड़ा लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी थी इनकी, यानी कि सोशलिज्म की तरफ चले गए थे। इनका मानना था कि हमको वेलफेयर पर्सपेक्टिव से, सोशलिस्ट पॉइंट्स से सबको सपोर्ट करना चाहिए, वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये फिर बाद में कलकत्ता के मेयर भी बने, और 1930 तक आते आते व्हेन इट कम्स टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट ही हैड ऑलरेडी इमर्ज्ड एज अ बिग लीडर बाय देन, ठीक है। 1930 के बाद वो थोड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। 1930 के बाद जब सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा होता है, पूरे भारत में जब आंदोलन हो रहा होता है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर फिर बाद में जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उन्होंने फिर उसको कंडेम भी किया, बोले क्यों आप सरकार के साथ बैठ के आए, है ना, हमको जो चाहिए वो तो मिला ही नहीं, है ना। तो सो ही पार्टिसिपेटेड इन द CDM, ही वॉज जेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, सेकेंड टाइम। पहले हमने देखा युवांतर ग्रुप के समय पर जेल हुआ था, अब यहाँ पर सेकेंड टाइम इनको जेल हुई। बट अगेन गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर ये गांधी इरविन पैक्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि कारण ये था कि भगत सिंह और उनके साथियों को गांधी जी बचा नहीं पाए थे, तो इसलिए ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो वी विल सी दैट ही हैड सम डिफरेंसेस विद गांधी जी राइट फ्रॉम द अर्ली पीरियड 1920s से ही, है ना। और फिर 1930 से 40 का जो पीरियड था वो इनका थोड़ा पैसिव पीरियड था, ठीक है, 1930 से 40 वाला। इस पीरियड में वो यूरोप में गए थे, यूरोप में जाके उन्होंने कम्युनिज़्म को देखा और फासिज़म को देखा, मुसोलिनी के साथ इनके संवाद भी हुए, और तभी इन्होंने बेसिकली इंडियन स्ट्रगल नाम की एक बुक भी लिखी थी, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक इन्होंने उस समय पर लिखी थी, ओके। तो लेटर ऑन ऐसा कहते हैं कि वो एक ऑस्ट्रियन लेडी के साथ परिचय में आए थे और फिर उससे शादी भी हुई थी। खैर ये डिबेटेबल टॉपिक है। आज की तारीख में इनकी एक डॉटर भी है जिसका नाम है अनीता बोस, अगर आपको पता होगा, एंड शी इज़ क्लेमिंग दैट शी इज़ द डॉटर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो बोस लगभग 1940 के पीरियड के आसपास जो है भारत में वापस आ चुके हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष में उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली 1938 के अंदर जो है हरिपुरा सेशन होगा कांग्रेस का, ठीक है। इस हरिपुरा सेशन में बोस जो है अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर। फिर इन्होंने जो है वहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी की जो है रचना की थी, नेशनल प्लानिंग कमीशन की रचना की थी, ओके, इन्होंने। और इसकी रचना करके इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इसके चेयरपर्सन के रूप में बनाया था, क्योंकि इनकी और नेहरू जी की अच्छी बनती थी, दोनों के दोनों समाजवादी हुआ करते थे, ठीक है, बोथ वर सोशलिस्ट। सो व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट एट हरिपुरा कांग्रेस, तो इसमें उनका जो आइडिया था वो बहुत ही क्लियर कट था कि हमको सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए।
हमारी इंडिया का विकास तभी हो पाएगा अगर हम लोग सोशलिस्ट लाइंस के ऊपर इसको डेवलप करेंगे। तो पावर्टी, इलिटरेसी, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें साइंटिफिकली सॉल्व करना चाहिए। दैट कैन बी ओनली डन बाय सोशलिज्म ओनली। और दैट इज़ द रीज़न इन्होंने बेसिकली प्लानिंग कमीशन की रचना की और नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया। पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से सोशलिस्ट एजेंडा चला रहे थे, गांधी को लग रहा था कि ये टू मच सोशलिज्म है, ये कुछ ज़्यादा ही रेडिकल सोशलिस्ट अप्रोच है, ये नहीं चल सकता इंडिया को लेके। क्योंकि गांधी जी का जो सोशलिज्म था वो थोड़ा अलग था कंपेयर टू द सोशलिज्म ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड कंपेयर टू द सोशलिज्म ऑफ नेहरू। ओके, नेहरू का समाजवाद, बोस का समाजवाद थोड़ा सिमिलर था आपस में, और गांधी का इनसे काफ़ी अलग था। गांधी चाहते थे कि गांव में रहना चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये जो है वहीं दूसरी ओर बोस वगैरह जो है वो दे आर टॉकिंग ऑन द लाइंस ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, ये कमांड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका समाजवाद अलग अलग होता है। ओके, लोहिया का समाजवाद अलग था, अंबेडकर का अलग हुआ करता था, गांधी का अलग हुआ करता था, बोस का अलग हुआ करता था, नेहरू का अलग हुआ करता था। तो बोस की फंक्शनिंग को लेके काफ़ी सारी विरोधाभास उनका गांधी जी के साथ होगा। अब प्रॉब्लम ये था कि बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अब कांग्रेस की 7 राज्यों में सरकारें थी, अब ऑब्वियस था कि आप प्रेसिडेंट हो तो सातों की सातों राज्य सरकार आपके अंडर में चलेंगी। तो जिस तरह से गांधीयन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा है, इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे कि इनके बीच में थोड़े विरोधाभास हो रहे हैं। तो 1920s से ही जो है बोस और गांधी के बीच में विरोधाभास हमें देखने को मिलेंगे। इनके अलग अलग प्रकार के जो अप्रोचेज़ हैं उसको लेकर इशू चल रहे थे। 1920s में तो साइमन कमीशन को लेकर भी इशू हुए थे, लेबर यूनियन को लेकर के इशू हुए थे, है ना, पर बाद में वो मैटर सॉल्व करवाई गई थी। तो अब इनका ये मानना था गांधी जी वगैरह का और उनके समर्थकों का कि चलो हरिपुरा कांग्रेस में 1938 में ये प्रेसिडेंट बने हैं, पर अब सेकंड टाइम इनको प्रेसिडेंट बनने की आवश्यकता नहीं है। वहीं हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो बनूंगा। कांग्रेस एक संस्था के रूप में है और यहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए सबके पास अधिकार है। तो त्रिपुरी करके एक जगह है, त्रिपुरी, और ये त्रिपुरी जो है ये त्रिपुरा नहीं है, ठीक है, ये त्रिपुरा से अलग है। दिस त्रिपुरी इज़ इन सेंट्रल इंडिया और त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ये त्रिपुरी जो है ये जबलपुर के पास है। ओके, तो होता क्या है कि त्रिपुरी में कांग्रेस की मीटिंग हुई, ठीक है, ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत थी और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में कांग्रेस को लेकर ऑलरेडी असमंजस चल रहा है कि भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ फिर बोस के चुनाव को लेकर भी प्रश्न उठ के आया बाय द टाइम ऑफ 1939, है ना। तो वी विल फाइंड सुभाष चंद्र बोस फिर से चुनाव लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे उनको बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, और जिस तरह से उन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया उसका परिणाम ये था कि गांधी जी ने कहा कि मैं जो है पी सीतारामैया को अपनी जगह जो है अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, और पी सीतारामैया को फिर हम देखेंगे कि 1300 वोट मिलेंगे, और वहीं इलेक्शन में बोस को 1600 वोट मिलेंगे, तो एक तरह से बोस इलेक्शन जीत जाते हैं। तो गांधी जी इतने दुखी थे कि गांधी जी का मानना था कि ये मेरी खुद की पर्सनल डिफीट है। तो उसके बाद फिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में हंगामा हो गया। पट्टाभी सीतारामैया लॉस्ट इलेक्शन, तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों बोस के अंडर में रहें, तो वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने जो है रिज़ाइन कर दिया। बहुत सारे मेंबर्स रिज़ाइन कर देते हैं, 15 में से 12 मेंबर्स जो है वो रिज़ाइन कर देंगे एक साथ। रिज़ाइन करने वालों में पटेल भी थे, उसमें मौलाना आज़ाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। नेहरू जी रिज़ाइन नहीं करते हैं, पर एक ऐसा स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो नेहरू वॉज लाइक कि हाँ भी था और ना भी था, ठीक है। तो बोस को लग रहा था कि चलो ये लोग मेरे फेवर में नहीं हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मेरे से मिसमैच होती है। पर नेहरू आप खुद भी, आप तो मेरे दोस्त थे, है ना, हम तो एक ही आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। तो इस बेसिस के रूप में जब नेताजी को लग रहा था कि यहाँ पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। तो बोस और गांधी के बीच में इस तरह से बहुत इश्यूज निकल करके आए। फाइनली वी कम टू नो दैट सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिज़ाइन कर देंगे।
तो रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने फिर उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की रचना की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है रचना करेंगे। और तो यहाँ पर वही स्टोरी हमें देखने को मिलती है ना कि जनता तो चाहती थी कि बाहुबली राजा बने, पर राजमाता शिवगामी देवी नहीं चाहते थे कि बाहुबली राजा बने, तो वो किसी और को सपोर्ट करेंगी, है ना। तो हम देखेंगे कि जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, ओके, सॉरी फॉर लिटिल बिट ऑफ डिसरप्शन। तो सुभाष चंद्र बोस अब जब फॉरवर्ड ब्लॉक की रचना करते हैं, तो इसके बैकग्राउंड में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री है उसने रिज़ाइन कर दिया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि वर्धा के अंदर इनकी चर्चा हुई थी, और वर्धा में फाइनली डिस्कशन के बाद ये लोगों ने डिसाइड किया कि मास रेजिग्नेशन करेंगे। और फिर जो है कांग्रेस की सरकारों का जो है मास रेजिग्नेशन होगा, और बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की रचना करेंगे लगभग 1939-40 के पीरियड में, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाज नॉट अ ग्रुप विद इन कांग्रेस, इट वाज एन आउटसाइड कांग्रेस बॉडी, ठीक है। पर इसकी आइडियोलॉजी थोड़ी थोड़ी कांग्रेस जैसी ही थी। इनका ये मानना था कि इमीडिएट पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए इंडियन लोगों के हाथों में। तो ये स्लोगन आप लोग याद रखना जो इन्होंने दिया था। इनका स्लोगन जो इन्होंने दिया था वो था ऑल पावर टू द इंडियन पीपल, ठीक है। ये स्लोगन इन्होंने दिया था, ऑल पावर टू द इंडियन पीपल। इनका मानना था कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी इन लोगों ने काम किया। इसके अलावा इन्होंने लोगों को एक्टिव करने के लिए काम किया। इन्होंने सिटीज़न डिफेंस कॉर्प्स की रचना की, ठीक है। किसकी रचना की? सिटीज़न डिफेंस कॉर्प्स की। तो यानी कि भविष्य के अंदर अगर भारत में जब आज़ादी मिलेगी तो हो सकता है कि हिंसा हो सकती है, राइट्स हो सकते हैं, कोई फॉरेन इन्वेजन हो सकता है, तो लोगों को ही ट्रेनिंग देंगे विदाउट एनी पार्टी अलायंस। तो ऐसा इन्होंने किया, और फिर ये कहेंगे कि आप लोग स्वयं ही भविष्य में अपने देश को चलाएंगे। इस बेसिस के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने काम करना शुरू किया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद वो जिस तरह से लाइमलाइट में आए, तो सरकार भी फिर बहुत अवेयर हो जाती है। और फिर हम देखेंगे कि 1940 में जो जब ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, तो उस समय कांग्रेस इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रही थी, ठीक है। और बोस कहते हैं कि फिर इससे आपके इस इंडिविजुअल सत्याग्रह से कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा एजिटेशन करो जिसके थ्रू कुछ इम्पैक्ट हो। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से एजिटेशन करूंगा। जिस समय इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस ने उस समय एक मूवमेंट शुरू किया, और इस मूवमेंट का नाम है एंटी हॉलवे एंटी हॉलवेल मूवमेंट, ठीक है, एंटी हॉलवेल मूवमेंट। तो अब ये एंटी हॉलवेल मूवमेंट क्या है? अगर आप याद करोगे जब बंगाल के अंदर ब्लैक होल कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसके अंदर एक व्यक्ति जिंदा बच गया था जिसका नाम था मिस्टर हॉलवेल, ठीक है। तो इसने एक कहानी बनाई थी हॉलवेल ने कि बंगाल के अंदर ये जो सिराजुद्दौला है उसने हम लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दिया, बहुत से लोगों को। उसके बाद फिर हम लोगों को सांस लेने के लिए तक हवा नहीं आई, हम लोग मर गए, मैं अकेला बच गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उसका एक मॉन्यूमेंट बना दिया था इसकी मृत्यु के बाद, हॉलवेल का। तो इस मॉन्यूमेंट में जो है लगभग जून के पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट हर साल एक फंक्शन टाइप का करती थी। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं इस हॉलवेल मॉन्यूमेंट को जो है ये बंगाल की स्लेवरी का और इंडिया की स्लेवरी के पीछे का एक सिंबल है। तो क्योंकि दिस मॉन्यूमेंट हैज़ रिजल्टेड इनटू द स्लेवरी ऑफ इंडिया एंड बंगाल, तो इसलिए मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा। फिर बोस ने पूरा एजिटेशन करना शुरू किया एंटी हॉलवेल मूवमेंट के ऊपर, और इस एंटी हॉलवेल मूवमेंट के कारण उनको फिर से अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो फिर इनको घर में रखा गया था नज़र कैद करके, हाउस अरेस्ट पे, है ना। और फिर दिसंबर का महीना आया, और दिसंबर में जापान फिर पर्ल हार्बर करता है, और उसके बाद फिर रशिया के ऊपर जर्मनी अटैक करेगा। और फिर हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1941 के दिन, ठीक है, कब? 26 जनवरी 1941 के दिन जो है
सुभाष चंद्र बोस जो है वो एस्केप करेंगे हाउस अरेस्ट से, ठीक है, और फिर वो निकल पड़ेंगे। फिर वो पहले कोलकाता से पेशावर जाएंगे, ठीक है, पेशावर से वो रशिया जाएंगे और रशिया से बर्लिन जाएंगे। तो इनिशियली इनका प्लान ये था कि ये यूएसएसआर से मदद लेंगे, यानी कि रशिया जो आज की डेट का है, उस समय का यूएसएसआर, उससे मदद लेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया था। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि यूएसएसआर जो है वो ब्रिटेन का अलाई बन गया, ठीक है, ये ब्रिटेन के साथ आ गया, क्योंकि यूएसएसआर के ऊपर जो है जर्मनी ने अटैक कर लिया था। तो फिर ऑटोमेटिकली जो है यूएसएसआर और ब्रिटेन जो है वो फ्रेंड्स बन गए। तो यूएसएसआर की तरफ क्यों जाना था इन्होंने? क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट था, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस खुद भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे। तो अल्टीमेटली एक ही थाली के थे, है ना। तो इनका प्लान ये था कि पहले रशिया जाएंगे, रशिया की मदद लेंगे, उससे विद्रोह करेंगे करेंगे फिर मदद लेने के बाद। पर गेम उल्टी हो गई, क्योंकि अब यूएसएसआर और ब्रिटेन जो है वो फ्रेंड्स हो गए। पर इनको पता चला कि जर्मनी अभी भी दुश्मन है। फिर इन्होंने कहा कि वो मेरा दोस्त बन जाएगा जर्मनी। तो बोस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्मनी पहुंचते हैं। इनका प्लान तो मॉस्को जाने का था, बट ही देन ड्रॉप्ड हिज प्लान इन बिटवीन, और वहाँ से फिर वो बर्लिन पहुंचे। जैसे ही वो बर्लिन पहुंचे जर्मनी के अंदर, ठीक है, तो बर्लिन में उन्होंने बेसिकली इंडियन कम्युनिटी के साथ अब वहाँ पे जुड़ना शुरू किया। तो अब देखो वहाँ पर भी इंडियन कम्युनिटी के कुछ जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर मिल गए उनको ब्रिटिश आर्मी के। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स थे जो यूरोप में भी फाइट कर रहे थे। तो इंग्लैंड की तरफ से ये इंडियन सोल्जर्स थे जो वो फ्रांस के अंदर लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी की सरकार ने कहा, देखो तुम भारतीय हो, तुम भारत को स्वतंत्रता दिला रहे हो, तो तुम्हारे लोगों को हमने पकड़ा हुआ है। तो सुभाष चंद्र वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड के बोले ये कहाँ से आ गए, है ना। तो फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ ये फ्रांस में लड़ने के लिए आए थे, ठीक है। जब डनकर्क हुआ था, ठीक है, तो डनकर्क में क्रिस्टोफर नॉलन ने तो दिखाया नहीं है, पर एक्चुअल में ये चीज़ भी हुई थी कि ब्रिटिश सरकार भी इस चीज़ को कभी कबूलेगी नहीं, पर एक पूरी की पूरी रेजिमेंट है ना, इन्होंने इंडियन सोल्जर्स की, इंडियन आर्मी की, ये लोग छोड़ के भाग गए थे। अंग्रेज़ों ने डनकर्क से खाली अपने गोरे सोल्जर्स को बचाया था। जब इन्होंने फ्रांस की बॉर्डर के ऊपर अपने सैनिकों को बचाया था, तो सिर्फ गोरे लोगों को ले गए थे, क्योंकि जर्मनी पूरा डोमिनेट कर रहा था उस समय पर। तो ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स भी थे वहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपने गोरे सैनिकों को निकलवाया वहाँ से, लगभग 3 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स से उनको बचाया। उसमें इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने बचाया नहीं, और ये चीज़ मूवी में भी नहीं दिखाई है ना क्रिस्टोफर नॉलन ने। अगर दिखा देते कि हम भारतीय सैनिकों को पीछे छोड़ के आए हैं, तो क्या चला जाता इनका। पर वही देखो, वाइट मैन सुप्रीमेसी होता है ना इनके माइंडसेट में। खैर जर्मन्स ने फिर पकड़ा इनको, इंडियन सोल्जर्स को, और इन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए कि देखो हम तो ब्रिटिश सैनिक हैं, हम मूल रूप से भारतीय हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसा लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बोस जब बर्लिन पहुंचे तो इन सैनिकों से एक छोटी सेना बनाई, जिसका नाम था फ्री इंडिया लीजन, ठीक है, फ्री इंडिया लीजन, इसको इन्होंने नाम दिया फ्री इंडिया लीजन। तो उस पीरियड के समय पे ये फ्री इंडिया लीजन से इन्होंने प्लान किया कि हम कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है। सो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द इंडियन पीपल। इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो को भी उस टाइम पे बनाया, ठीक है, और रेडियो बर्लिन से वो वहाँ से एड्रेस करते थे भारतीय लोगों को। फिर हम देखेंगे कि वी विल सी उन्होंने फिर इंडियन लीजन की स्थापना की, जिसमें लगभग कुछ 4-5 हज़ार सैनिक थे। फिर जर्मन ने इनको कहा कि देखिए आप यहाँ रहकर तो भारत को कभी स्वतंत्रता दिला नहीं पाओगे, क्योंकि जर्मनी जो लड़ाई कर रहा है वो यूरोप में कर रहा है, इंडिया तो एशिया के अंदर है। सो यू नीड टू गो टूवर्ड्स एशिया, और एशिया में हमारा साथी है जापान, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करवाऊंगा आपको, आपका कुछ सेट करवाते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे बोस विल बी सेंट टू जापान। एक्चुअली बोस अपने खुद के नाम से नहीं गए थे, ही हैड टेकन अ सूडोनेम, ठीक है। हिटलर से एक दफ़ा मिले भी थे हिटलर की इंटेलिजेंस ने, पर हिटलर को बता दिया था कि ये सुभाष चंद्र बोस है, और बोस ने भी हिटलर को पहचान लिया था, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि बोस कहीं लॉबी में थे, ठीक है, और हिटलर निकल रहा था।
तो बाकी सब लोग खड़े हो गए और बोस बैठे के बैठे रहे। फिर बाद में जब ये फ्यूचर में हिटलर से मिले तो हिटलर ने उनको वो इंसिडेंस याद दिलाया कि मैं लॉबी से निकला था, बाकी सब खड़े हुए, तुम क्यों खड़े नहीं हुए? तो बोस ने कहा कि वो तुम नहीं थे, वो कोई और था, ठीक है। तो एक्चुअली हिटलर जो है अपने बहुत सारे बहरूपिये रखता था। तो बोस बेसिकली जर्मनी में थे। जर्मन ने कहा उनको, देखो आप जापान चले जाओ, जापान हमारा अलाई है, हमारा साथी है, वो आपकी मदद कर पाएगा, एशिया में उसी का दबदबा है। वो फिर फ्री इंडिया लीजन जो है उसकी मदद लेते हैं और देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जर्मनी की एक पनडुब्बी में बैठेंगे, यानी कि सबमरीन में बैठेंगे, एंड देन ही रीचेज सिंगापुर। सिंगापुर में जा करके उन्होंने फिर जो है आईएनए का जो है फेज़ 2 बनाया, ठीक है। फेज़ 2 का मतलब ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो पहला फेज़ था जब मोहन सिंह के द्वारा बनाई जाती है इंडियन नेशनल आर्मी, फिर उसको डिसबैंड भी कर दिया गया था, है ना। तो बोस जो है उसको रिवाइव करेंगे। तो बोस विल बी रीचिंग सिंगापुर इन जुलाई 1943, ठीक है। जुलाई 1943 में बोस जो है सिंगापुर पहुंचेंगे, ठीक है। अभी भी भारत के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। तो बोस ने कहा सिंगापुर पहुंच के कि लेट अस फॉर्म अ न्यू आर्मी, ठीक है, न्यू आर्मी ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इवन सिविलियंस विल बी अलाउड टू ज्वाइन, ठीक है। अभी तक क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी में खाली और खाली जो युद्ध कैदी सैनिक थे उनको ही ज्वाइन करवा रहे थे। पर एक्चुअली साउथ ईस्ट के एशिया के इस रीजन में काफ़ी सारे इंडियंस भी रह रहे थे, काफ़ी मल्टीपल इंडियन कम्युनिटी के लोग थे। तो इनको कहा गया बोस के द्वारा कि हम लोग जो है एक सरकार बना रहे हैं, अब हम लोग बना रहे हैं आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट हम बना रहे हैं। तो आप देखो कि वी आर बियॉन्ड एन आर्मी कंटिजेंट, ओके, अब हम एक गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बोस का रिवाइवल होना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब फेज़ 1 था तब खाली इंडियन नेशनल आर्मी थी और उसकी स्थापना की गई थी। पर अब खाली और खाली एक सेना नहीं है फेज़ 2 में, फेज़ 2 में एक सरकार का शेप दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई गई है। सो ही विल गिव अ डिफरेंट शेप, डिफरेंट विजन एंड डिफरेंट डायमेंशन। तो हम देखेंगे कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, ओके, सो इट वाज एन एग्जाइल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अलोंग विद स्टेडी आर्मी, इट वाज अ एग्जाइल गवर्नमेंट अलोंग विद द स्टेडी आर्मी, ठीक है, जिसके पास आर्मी भी है, एक ऐसी एग्जाइल गवर्नमेंट थी। तो इस बेस के रूप में इन्होंने आईएनए को फिर से रीग्रुपिंग किया और फिर उसको रीडेवलप किया। जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी, चर्चा होती है जनरल टोजो के साथ, ठीक है, कि क्या किया जा सकता है। जनरल टोजो से भी ये दूसरे नाम से मिले थे, सूडो नेम यूज़ करके, पर जापानीज़ आर्मी ऑल्सो न्यू कि ये बोस है, क्योंकि इंटेलिजेंस उस पीरियड में भी बहुत सक्रिय हुआ करती थी। खैर, तो उन्होंने फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, या फिर हम कह सकते हैं आरजी हुकूमत की स्थापना की, ठीक है। आरजी हुकूमत का मतलब गवर्नमेंट इन एग्जाइल होता है। तो इनका प्लान ये था कि हम लोग भारत की तरफ जाएंगे, आज के बर्मा में इन्होंने अपना बेसिकली हेड क्वार्टर भी एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो कहाँ एस्टेब्लिश किया था इन्होंने हेड क्वार्टर? आज के बर्मा के अंदर ही किया था। और इनका प्लान ये था कि बर्मा से लेकर के नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो बोस की जो पूरी की पूरी सरकार है उसको बहुत सारे अलाइड फोर्सेस ने तो उसको रिकग्निशन भी दे दिया था। अलाइड फोर्सेस का मतलब है जो, जैसे अब जापान, जर्मनी, इटली, ये सब इनके जो दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने कह दिया था कि आपको हम एक्सेप्ट करते हैं एक इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट के रूप में, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। तो पहले बर्मा के अंदर स्थापना की इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को हुई इसकी स्थापना। तो इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री। तो इन्होंने फिर अंडमान एंड निकोबार को भी कैप्चर किया था जापान की मदद से, और जापानीज़ ने फिर इंडियन नेशनल आर्मी को दे दिया था अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो जापानीज़ ने अंडमान और निकोबार कैप्चर करने के बाद इनको दे दिया, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी को। तो अंडमान और निकोबार को सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा नाम दिया, ठीक है, एक को शहीद नाम दिया और दूसरे को दिया स्वराज, ठीक है। और अभी रिसेंटली फिर भारत सरकार ने भी इन दोनों का नाम बदला है,
ठीक है, रिसेंट पीरियड में। तो 1943 के एंड तक आते आते अंडमान निकोबार वगैरह यहाँ पर इस एरिया में भारत का तिरंगा, जो कि ट्राई कलर कह सकते हैं हम, जो कि उस पीरियड में कांग्रेस का फ्लैग हुआ करता था, वो वहाँ पर फहराया गया। तो इस तरह से आज की डेट में जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नाम दिया है, तो राउज आइलैंड को इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया है, और हेवलॉक आइलैंड को इन्होंने स्वराज नाम दिया है, ठीक है, आज की डेट में। ओके। तो 1943 से 1943 के मिड में ही इन्होंने सब कुछ, अक्टूबर दिसंबर तक आते आते वर्मा वाला सब रीजन जो है वो इनके हाथ में आ चुका था, आईएनए के हाथ में। इवन अंडमान एंड निकोबार वाज आल्सो पार्ट ऑफ द आईएनए। तो फिर इनका प्लान ये था कि हम लोग आगे जाएंगे कोहिमा और इम्फाल होते हुए, एंड वी विल एंटर द नॉर्थ ईस्ट, और फिर वहाँ से चटगांव होते हुए कोलकाता होते हुए वी विल ऑल्सो एंटर दिल्ली, एंड अल्टीमेटली हमको दिल्ली की तरफ जाना है। तो दिसंबर 1943 के बाद इन्होंने कैंपेन शुरू किया। प्रॉब्लम ये था कि इंडियन नेशनल आर्मी अकेले नहीं जा सकती थी, जापानीज़ को पीछे हटना पड़ा था, वॉर में उनकी हार होने लगी थी। तो इस वजह से जो है जापानीज़ रिट्रीट के कारण जो है 1941 के एंड में के बाद हम देखेंगे जापानीज़ रिट्रीट की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि पहले इन्होंने पर्ल हार्बर किया। पर्ल हार्बर के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जापानीज़ रिट्रीट झेलनी पड़ी, और रिट्रीट के अंदर बेसिकली एक लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ मिडवे, ठीक है। तो बैटल ऑफ मिडवे, मिडवे बेसिकली जो है एक आइलैंड का नाम है। ओके। तो वर्ल्ड वॉर की बहुत ही टर्निंग पॉइंट बैटल है ये। टर्निंग पॉइंट बैटल इसलिए है क्योंकि बीच रास्ते में जापान को फटकार पड़ी। उसके बाद जापानीज़ की अकल ठिकाने आई कि हमारी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली, अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अब जापानीज़ का बेसिकली फोकस रहा कि अपने आप को सिक्योर करो, मतलब यहाँ अराउंड जापान के एरिया को हम सिक्योर करेंगे, और साउथ ईस्ट एशिया से वो अपने आप को वापस पीछे की तरफ खींचने लगे ताकि अपने आप को सिक्योर कर सकें। ओके। तो आप देखिए कि आईएनए की सिचुएशन उस समय पे क्या थी। देखो, आपके ऊपर से जो पेट्रोनेज मिल रहा था आपको, वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। बोस अकेले थे, ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सपोर्ट एट दैट टाइम, एंड देन यू विल फाइंड कि अचानक से ही जापान चला गया। सैनिक कितना ही देख पाएंगे, है ना। वी डिड नॉट हैड द लॉजिस्टिक, वी डिड नॉट हैड द मटेरियल। और सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनए का रिवाइवल किया, उस समय पर पैसों की भी कमी थी। पब्लिक ने फंडिंग तो दी थी काफ़ी। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आती है, एक बूढ़ी माता अपने सब गहने दे देती है उनको, कहती है मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने बचा के रखी थी ये ज्वेलरी, आप रखो। तो बोस कहते हैं कि बिटिया की गहने की शादी हैं, बिटिया की गहने हैं शादी के लिए, मतलब मैं कैसे ले सकता हूँ। तो बूढ़ी माता उनको कहती है कोई बात नहीं, देश को स्वतंत्रता दिलाने के बाद मेरी बेटी की शादी करवा देना। तो इस तरह के लोग थे उस पीरियड में, है ना। तो आईएनए वाज वर्किंग ऑन पब्लिक फंडिंग, पब्लिक फंडिंग बहुत था, बट देन रिसोर्सेज की कमी तो थी। और प्रॉब्लम ये हुआ कि वंस दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, जापानीज सपोर्ट पीछे से रिट्रीट हो गया। जंगल का विस्तार है, ब्रिटिश डोमिनेट कर रहे हैं। ब्रिटेन ने इस पीरियड में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सोल्जर्स बुला दिए थे। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट में लड़ने के लिए ब्रिटेन की तरफ से खाली इंडियन आर्मी के सोल्जर्स नहीं थे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई ब्रिटेन के लिए साख की लड़ाई हो चुकी है। यहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी प्लस जापानीज दोनों साथ में आ रहे थे, एंड ऑन द अदर साइड ब्रिटिश इंडियन आर्मी तो थी ही, पर उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन सोल्जर्स भी थे। तो बट इसके साथ ऑस्ट्रेलियन आर्मी आ चुकी थी, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सब डोमिनियन था अभी भी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए थे एक्चुअली सोल्जर्स। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो डोमिनियन थे ही अभी तक ब्रिटेन के, तो इसलिए वहाँ से सोल्जर्स आए थे। तो हुआ ये कि जापानीज़ वापस चले गए, आईएनए अकेला पड़ गया। ब्रिटिश के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी था ये कि अगर इस बार हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस बेसिस के रूप में जब आईएनए की लड़ाई हुई तो दे कुड नॉट कंसोलिडेट द नॉर्थ ईस्ट। इनफैक्ट दे फेस्ड सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन द नेम ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि वेदर भी बहुत ख़राब था यहाँ। ये लोग 2 सालों से यहीं पे लड़ रहे थे, है ना। 1942 से ही लड़ाई चालू थी।
तो इनडायरेक्टली पहले ये युद्ध कैदी के रूप में थे, है ना। खाने पीने की भी इनके पास कमी थी, राशन की कमी थी, ज्योग्राफी इनको मदद नहीं कर रही थी, क्लाइमेट इनको मदद नहीं कर रहा था, इनकी सप्लाईज ख़त्म हो गई थी, लोग बेसिकली उनकी हेल्थ जो है वो डिटेरिएट हो रही थी, बारिश बहुत हो रही थी। तो 1944 के ट्रांजिशन में इनको रिट्रीट करना पड़ा आईएनए को। ओके, तो 1944 के ट्रांजिशन में ही इनको रिट्रीट करना पड़ा आईएनए को। इन्होंने कोहिमा के ऊपर आक्रमण भी किया था, पर ऐसा हो गया था कि एक हफ्ते में कलकत्ता पहुंच जाएंगे, ऐसा हो गया था ऑलमोस्ट। बट देन जापानीज रिट्रीट हुआ और मल्टीपल इश्यूज आ गए, उसकी वजह से आईएनए कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड। तो 1944 के फरवरी में इन लोगों ने कोहिमा वाले रीजन को कैप्चर किया था, ऑलमोस्ट इम्फाल को भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट दे कुड नॉट कंसोलिडेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बल्कि चिटगोंग तक जाने की कोशिश करते हैं। चिटगोंग मतलब आज का बांग्लादेश, ठीक है। पर वहाँ से भी फिर उनको रिट्रीट करना पड़ा और आखिर में कोहिमा की लड़ाई बहुत ही ब्लडी लड़ाई हुई, ठीक है। कोहिमा की बैटल काफ़ी ब्लडी लड़ाई हुई थी। तो ये कोहिमा की लड़ाई में ही इनको फाइनली डिफीट होती है। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल थी ये, आफ्टर द बैटल ऑफ मिडवे। जो ये बैटल ऑफ कोहिमा थी, ये वन ऑफ द ब्लडिएस्ट और इम्पॉर्टेंट बैटल थी। इट इज़ कॉल्ड एज द स्टालिन गार्ड ऑफ द ईस्ट। मतलब क्या है, जैसे रशिया ने जर्मनी को हराया था यूरोप के अंदर, है ना, उसमें स्टालिन गार्ड नाम का शहर था जहाँ पर जर्मन की डिफीट होती है। तो स्टालिन के नाम का खुद का शहर था ये स्टालिन गार्ड। एंड वी विल फाइंड कि स्टालिन गार्ड के अंदर जर्मन आर्मी को इतना रिट्रीट झेलना पड़ा कि 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर एक तरह से रशिया ने उस सिटी को कैप्चर करके रखा। नॉर्मली शहर होता ये था वर्ल्ड वॉर के समय पे, एक आध हफ्ते में गिर जाते थे जर्मन आर्मी के सामने। जर्मन आर्मी वॉज इनविंसिबल एट दैट टाइम, ठीक है। तो 2-4 दिन से ज़्यादा शहर को कब्जा करने में उनको टाइम नहीं लगता था। सेना आती थी, मोबिलाइजेशन होता था, तोपें चलती थी, दुश्मन भाग जाया करते थे या सरेंडर कर दिया करते थे। पर रशिया ने स्टालिनग्राड में 2 साल तक सरवाइव किया, जर्मन को एक ही शहर में रोक के रखा। तो आप सोच सकते हो कि कैसी कंडीशन रही होगी स्टालिनग्राड में, है ना। पूरे रशिया को इसने स्टालिनग्राड ने रिवाइव कर दिया था। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान एंड it was not Britain and America who defeated Hitler, but it was Stalin who defeated Hitler। ब्रिटेन और अमेरिका तो एंड में सिर्फ रिबन काटने आए थे। तो इस तरह से जो स्टालिनग्राड की लड़ाई है उसको वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत ही अहम इफेक्टिव लड़ाई के रूप में कहा गया है, जैसे बैटल ऑफ मिडवे मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे बैटल ऑफ मिडवे किसके बीच थी, जापान और अमेरिका की। स्टालिनग्राड की लड़ाई किसके बीच थी, जर्मन और रशियंस के बीच की, ठीक है। तो वैसे ही कोहिमा की लड़ाई जो कि जापानीज अलोंग विद आईएनए थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी की थी, ठीक है। तो इसमें अगर कोहिमा चला जाता ना इनके ब्रिटिश के हाथ से, तो पूरा एक तरह से नॉर्थ ईस्ट इनके हाथ से चला जाता, ठीक है। और फिर नॉर्थ ईस्ट चला जाता तो कोलकाता भी चला जाता। तो इस तरह से कोहिमा में फिर आईएनए को रिट्रीट झेलना पड़ा। और उसके बावजूद भी फिर सुभाष चंद्र बोस कंटिन्यू टू थिंक कि भारत को हम किसी दूसरे रास्ते से स्वतंत्र करवाएंगे। तो गांधी जी को एड्रेस किया करते थे सुभाष चंद्र बोस अपने रेडियो में, वहाँ रंगून से रेडियो चलाते थे वो कहते थे कि आप तो हमारे बापू समान हो, है ना, हमें तो आपका आशीर्वाद ही चाहते हैं हम, ठीक है। तो हम आज नहीं तो कल भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। तो बाय द मिड ऑफ 1944 आईएनए हैड आल्सो स्टार्टेड रिट्रीटिंग, क्योंकि जापानीज चले गए थे। फिर आईएनए को ब्रिटिश आर्मी ने पकड़ लिया। तो एक आध साल इनका सरेंडर में लगा और फिर हम देखेंगे यहीं से इंडियन नेशनल आर्मी का जो डिक्लाइन फेज़ है वो शुरू होता है। So what is happening by the 1944 the fortune of the war turned against Japan, ठीक है। मिडवे की लड़ाई हुई जिसके बाद जापान को रिट्रीट झेलना पड़ा। तो बची खुची जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी जापानीज़ की, वो हिरोशिमा और नागासाकी होने के बाद ख़त्म हो गई। तो इन कंडीशन के समय पर इंडियन नेशनल आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, खाना पीना कम था। फाइनली फिर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सरेंडर किया। बोस को समझ में आ चुका था अब यहाँ पर रहेंगे तो फंस जाएंगे, तो अंडरग्राउंड होने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहते हैं कि बोस उस पीरियड में रंगून से थाईलैंड गए थे। थाईलैंड से वियतनाम वाले प्रदेश से ही वॉज सपोज टू गो टूवर्ड सम अननोन टेरिटरी, और रास्ते में ताइवान के पास इनका प्लेन क्रैश हो गया। ये बोस की मृत्यु कंफर्म थी या नहीं थी, उसको लेकर के अलग अलग प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं।
फॉर एग्जांपल आपको एक बुक पढ़ सकते हो आप, चंद्रचूड़ घोष की है, इनकी बुक है एक कोनंड्रम नाम से। इसमें इन्होंने बताया कि बोस की मृत्यु के बाद बोस जिंदा थे कि नहीं थे। तो अनुज धार और चंद्रचूड़ घोष की ये बुक है, ठीक है। तो इन दोनों ने कोनंड्रम करके किताब लिखी, ओके। और इनके ऊपर एक मूवी भी आई है गुमनामी। तो गुमनामी के अंदर मूवी में ये बातें हुई है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, वो रशिया चले गए थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान किया था, क्योंकि प्लेन क्लैश की थ्योरी को प्रोपोगेट करके वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये उनका प्लान था। ही न्यू दैट ब्रिटिश की उनको ढूंढने आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना उन्होंने क्रिएट की अंग्रेज़ों के सामने लड़ाई के लिए। सो देर वॉज लीस्ट पॉसिबिलिटी कि ही वुड बी एबल टू लिव इन अ इंडिपेंडेंट वे आफ्टर एस्केपिंग, है ना। तो जब रशिया में थे तब फिर स्टालिन ने इनको पकड़ लिया था। और ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टालिन ने इनका उपयोग किया, लेटर ऑन इनको काफ़ी मेंटली परेशान भी किया। तो फिर फाइनली ये चुपके से भारत आ गए थे उसके बाद, और फिर इन्होंने चुप रहना शुरू किया था यहाँ पर इंडिया में कि आई विल नॉट स्पीक आउट। ये अयोध्या में रहते थे। वी विल सी दैट ही स्टेड इन अयोध्या फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। और अयोध्या में लोगों को पता नहीं था कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, बट इनके चश्मे और इनके हैंड राइटिंग, इनके बहुत सारे लेटर्स थे। वो जो बाबा थे अयोध्या में रहते थे, गुमनामी बाबा, है ना, इनको भगवान जी भी कहते थे। तो उनको उस पीरियड में वो सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी हैंड राइटिंग वगैरह मैच हुई थी। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने, उनके साथ रहने वाले लोगों ने कहा था कि ये जो बाबा हैं ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं, पर ही इज़ नॉट स्पीकिंग आउट, ओके। तो ऑन वन साइड सुभाष चंद्र बोस एक मिस्ट्री के रूप में हुए, और वेवल ने फिर सबको पकड़ लिया था, आईएनए के लोगों को, है ना। फिर 3 लोगों को आईएनए से पकड़ा गया था पहले, ठीक है। इनको लाल किले के अंदर जो है ट्रायल में रखा गया, और एक हिंदू था, एक मुस्लिम था और एक सिख था, ठीक है। तो इनका नाम था, एक का नाम था कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, प्रेम कुमार सहगल। इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे कैप्टन शाहनवाज खान, ठीक है, और इसके अलावा गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो जैसे ही इनका कोर्ट मार्शल की बात हुई तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जन सैलाब शुरू हुआ, क्योंकि आईएनए के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया है। ये तो नेशनलिस्ट लोग थे, इन्होंने अपने देश के लिए काम किया है। पूरे भारत के अंदर फिर रेड फोर्ट ट्रायल्स को लेकर के हंगामा होता है। ये इतना भारी हंगामा था उस पीरियड में कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे ये सब के सब अपने डिफरेंसेस भूल करके वापस इकट्ठे हो गए, एंड ऑल स्टार्टेड प्रीचिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द आईएनए प्रिजनर्स, कि इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। नेहरू जी, तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, असफ अली जैसे लीडर्स, इवन जिन्ना वॉज इन द फेवर की आईएनए के सैनिकों ने कुछ गलत नहीं किया है। इतनी ख़राब परिस्थिति हुई कि आईएनए के सैनिकों को जब कोर्ट मार्शल किया गया तो उसके रिएक्शन में भारत में जो ब्रिटिश आर्मी थी और ब्रिटिश एयरफोर्स थी, ब्रिटिश नेवी, इन जगहों पे इनमें फिर जो है विद्रोह होने लग गया। इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि रॉयल इंडियन नेवी में 1946 तक आते आते तो फाइनली ब्रिटिश सरकार ने हाथ खड़े कर दिया, और ब्रिटिश सरकार कहती है कि भाई देखिए, हम इन सब की सज़ा माफ़ करने के लिए तैयार हैं। हम वैसे ही आईएनए सोल्जर्स को पनिश करेंगे जिन्होंने कोई ब्रूटल मेथड का उपयोग किया था अपने साथी आईएनए जवानों को ज्वाइन करने के लिए, मतलब जिन्होंने दूसरे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को फोर्सफुली आईएनए ज्वाइन करने के लिए कहा था, हम सिर्फ उन्हें ही सज़ा देंगे। क्योंकि एक्चुअली आईएनए ज्वाइन करने के पीछे बहुत सारे सैनिकों के ऊपर प्रेशर भी डाला गया था जापानियों की तरफ से, और फिर हमारे लोग भी कह रहे थे अपने भाइयों को कि ज्वाइन कर दे, क्या युद्ध कैदी के रूप में बैठा हुआ है ना। तो इस तरह से जापानियों ने ब्रूटली पनिश किया था उन लोगों को जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, है ना, कि हम तुमको मारेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर हाथ खड़े कर दिए इस पीरियड में आईएनए को लेकर के। जो एग्जिस्टिंग आर्मी है, एग्जिस्टिंग नेवी है, एग्जिस्टिंग एयरफोर्स है, वहाँ पर ही सेंटिमेंटल इशू हो गया। इतना बड़ा सेंटिमेंटल इशू हुआ था कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी RIN म्यूटिनी होती है। तो ये म्यूटिनी को बिपिन चंद्र कहते हैं कि इट वाज द फाइनल नेल इनटू द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ओके। तो इस बेसिस के रूप में
1945 के एंड से लेकर के 1946 की शुरुआत तक आते आते वी विल सी कि INA ट्रायल्स विल लीड टू म्यूटिनी इन द आर्म्ड फोर्सेस। इसका परिणाम ये था कि सरकार ने कहा कि विद्रोह मत करो, मैं कैबिनेट मिशन को भेजता हूँ, ठीक है, आई विल सेंड द कैबिनेट मिशन, आप लोग जो है विद्रोह मत कीजिए। इस बेसिस के रूप में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन आया भारत में, और एक साइड के ऊपर जो है सुभाष चंद्र बोस की जो पिक्चर थी वो ख़त्म हुई। रेड फोर्ट ट्रायल्स के बैकग्राउंड के अंदर ही भारत में इलेक्शंस हो रहे थे इन फेबररी 1946, है ना। ये इलेक्शन हो रहे थे इस पीरियड में, और ये इलेक्शन में INA का जो इशू था वो बहुत ही चल करके आया था। तो आपको दो चीज़ यहाँ से आएंगी सर, एक तो INA का कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल आर्मी का, और दूसरा इसके अलावा बोस और गांधी के बीच जो डाइकोटोमी थी उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर UPSC ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है मेंस में कि हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो दोनों के गोल तो सेम ही थे, स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज द अप्रोच दैट वाज डिफरेंट, ओके। INA की सिग्निफिकेंस ये है कि जो ब्रिटिश ने 1857 के बाद जो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन बनाया था, और इनका प्लान ये था कि आर्मी में अब कभी विद्रोह ना हो, वह चीज़ ख़त्म हो चुकी है अब। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में भी सिंगापुर म्यूटिनी तो हुई थी, पर ये वो वाली म्यूटिनी एक रिलीजियस इशू के ऊपर थी। मुस्लिम सोल्जर्स ने खलीफा के सामने लड़ाई करने से मना कर दिया था। पर ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय INA का फॉर्मेशन हुआ, ये अब दर्शाता है कि ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो एक तरह से टूट गई हैं। ये दर्शा रहा है कि भाई अब जो है भारत के लोग एक हो चुके हैं, वह चाहे सैनिक हो या चाहे आम आदमी हो। वी आर कैपेबल ऑफ फाइटिंग, आप कितना भी डिवाइड एंड रूल कर लो, हम एक रहेंगे। इसमें वुमेन मेंबर्स भी हुआ करती थी INA में। रानी लक्ष्मीबाई के नाम के ऊपर जो है एक पूरी बटालियन क्रिएट की गई थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल वॉज द लीडर ऑफ दिस बटालियन, और लक्ष्मी सहगल इज़ द सिस्टर ऑफ मृणाली बहन साराभाई, और मृणाली बहन साराभाई जो है वो विक्रम साराभाई की फैमिली से हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि INA सोल्जर्स ने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी कि हमारे सोल्जर्स खाली और खाली पैसों के लिए लड़ाई करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी सैलरी देती थी। पर INA ने ये प्रूव किया है वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर आवर ओन मदरलैंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरह से जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा, जनगण मन का आइडिया जो है, इसको INA ने पॉपुलराइज़ किया। INA का जो ट्रायल थे उसने भारत की सोसाइटी को फिर से एक कर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो क्विट इंडिया मूवमेंट में एक नहीं हो पा रही थी, वो INA के मुद्दे को लेकर के एक हो जाती हैं। INA के बाद अल्टीमेटली एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसे हम RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह है उस रूप में पहचानते हैं। इसके अलावा बाकी आर्मी के ब्रांचेस में भी, एयरफोर्स में भी विद्रोह हुए, और जगह भी विद्रोह हुए। इस तरह से अलग अलग बेसिस पर विद्रोह हुए, और 1945-46 में जो बची कुची साख थी अंग्रेज़ों की वो ख़त्म हो गई। RIN म्यूटिनी जो थी वो एक ऐसी म्यूटिनी थी जिसे फाइनल नेल कहा गया है ब्रिटिश के कॉफिन के ऊपर। तो इस तरह से INA क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट, और INA एक आर्मी के रूप में नहीं थी, मैंने आपको बताया था, ये गवर्नमेंट के रूप में थी। तो बोस का कंट्रीब्यूशन एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के रूप में भी आपको मिलता है। बोस की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था। सरकार में फिर इमीडिएट बेसिस पर शाहनवाज़ खान कमेटी बनाई आज़ादी के बाद, ओके। शाहनवाज़ खान वाज एक्चुअली वन ऑफ ये जो 3 सोल्जर्स थे जिनके ऊपर रेड फोर्ट ट्रायल हुए थे, तो इनका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये उनमें से एक थे, ठीक है, शाहनवाज़ खान। तो ये ब्रिटिश आर्मी में थे, उसके बाद INA में जुड़े थे, इन्होंने कोहिमा की लड़ाई भी लड़ी थी, बट देन इन्हें जो है सरेंडर करना पड़ा था। खैर, तो आज़ादी के बाद जो है भारत सरकार ने शाहनवाज़ खान कमेटी की रचना की। लेटर ऑन फिर शाहनवाज़ खान को राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। तो इन्होंने कहा कि बोस का प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है बोस की,
तो पर एथिक्स में आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जहाँ इनफैक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं इनको राज्यसभा की सीट दी तो एक तरह से पॉलिटिकल पोजीशन के साथ उनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद भविष्य में इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर था, तो उसमें फिर खोसला कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने भी कहा कि प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई। फिर मुखर्जी कमीशन आया वाजपेयी सरकार के समय पर, एनडीए 1.0 में बनता है ये मुखर्जी कमीशन। उसमें ये बोला गया था कि वहाँ पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। तो इसमें इनडायरेक्टली ये भी शो हो रहा है कि शायद बोस तब तक अलाइव थे, है ना। तो 2015 में एनडीए की सरकार आई और ममता बनर्जी की जो तृणमूल सरकार थी, इन्होंने इकट्ठे मिलकर के तकरीबन 64 फाइल्स को जो है डीक्लासीफाई किया, और इसमें जो सीक्रेट फाइल थी वो अभी भी वैसी की वैसी रखी थी, उसको डीक्लासीफाई नहीं किया गया। तो बीच में किसी ने आरटीआई फाइल की थी, है ना, कि भाई बाकी फाइल्स का क्या करोगे, तो सरकार का जवाब ये था कि अगर वो फाइल्स डीक्लासीफाई हो गई तो हमारे जो है रशिया के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। मतलब ये इम्प्लिसिट हो गया था कि बोस रशिया में थे। तो सरकार ने कह दिया कि ऐसा कहा था एक्चुअली सरकार ने कि हमारे मित्र देशों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे अगर वो फाइल्स डीक्लासीफाई होती हैं। तो दैट सिग्निफाई कि बोस वॉज इन रशिया, है ना। तो कोइंसिडेंस की बात यह है कि बोस की मृत्यु के बाद भी उनके घर के ऊपर इंटेलिजेंस की पोस्टिंग और ये सब होता था, ठीक है, देखा जाता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। अगर मृत्यु 1945 में हो गई है ना, और फिर भारत अब आज़ाद हो चुका है, तो 1950 में भी उनके घर के सामने क्या काम है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का, है ना। तो देन यू विल फाइंड फॉर द बेस्ट पॉसिबल रीज़न द गवर्नमेंट नोज द गवर्नमेंट न्यू, ठीक है। तो फिर अब सरकार ने रिसेंटली कर्तव्य पथ के ऊपर वहाँ पर बोस की स्टैचू लगवा दी है। तो अब चर्चा करते हैं सुभाष चंद्र बोस की और गांधी की अप्रोच के बीच में फ़र्क क्या था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस में जब से थे, मैंने आपको बताया था उन्होंने 1927-28 के पीरियड में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करवाया था, और गांधी जी ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद फिर बोस ने जो है कांग्रेस को सर्कस तक कह दिया था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर बोस रिज़ाइन भी करते हैं। बोस का ये मानना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ईदर वी गो टूवर्ड्स जर्मनी फॉर आवर हेल्प और रशिया, पर अल्टीमेटली हमारा फ़ायदा होना चाहिए। बोस ने 1939 में ही जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी तभी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्रपोज कर दिया था, पर गांधी जी 1942 में इसको क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में लेकर के आए। तो बोस कह रहे हैं कि जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारना चाहिए। तब आप कोऑपरेट कर रहे थे सरकार से, है ना। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज एक्चुअली अ शैम, ठीक है। आप सरकार को कोऑपरेट करवा रहे थे कि हम बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, हम छोटा आंदोलन करेंगे। तो बोस ने जो चीज़ कही थी वो आपने 2.5 साल के बाद रिपीट की, ठीक है, और उस समय आपने उनको कांग्रेस से भी फेंकवा दिया, है ना। बोस वाई 12 मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमेटी रिजाइंड इन अ यूनिलैटरल वे, हु वाज द फोर्स बिहाइंड दैट। तो इस तरह से बोस कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन भी हमारे फेवर में है, बट देन गांधी कह रहे थे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम लिमिटेड ही कर सकते हैं। तो अगर 1939 में रिसोर्सेज नहीं थे तो 1942 में रिसोर्सेज कहाँ से आ गए 2 साल में, है ना। तो जिस पीरियड के समय पर बोस की गांधी के साथ अनबन हुई, तब राजेंद्र प्रसाद भी ने भी कहा था कि गांधी जी एंड अदर ओल्डर लीडर्स वुड नॉट एक्सेप्ट अ सिचुएशन वेयर द स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स वर नॉट देयर, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग would be there, because Bose was the president and Bose will be making a strategy and Bose will be telling the कांग्रेस लीडर कि इसको इम्प्लीमेंट करो। तो फिर बोस ने जो है अपने समय में कांग्रेस का जो वॉलंटियर कॉर्प्स था उसको पूरी तरह से मिलिटरलाइज कर दिया था। बोस ने वॉलंटियर कॉर्प्स की जब अध्यक्षता ली, ही एक्चुअली क्रिएटेड वेरी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट इन इट। पहले इसमें कार्यकर्ताओं की बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, वो आते थे भजिया खा के चले जाते थे, बट बोस विल बी लाइक कि ऐसे कैसे आज़ादी मिलेगी, है ना, हमें डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा। तो आईसीएस उस समय पर इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने के लिए आपको एप्टीट्यूड तो चाहिए ही था ना। ब्रिटिश सरकार की एग्ज़ाम थी भले ही वो, पर डिसिप्लिन के बिना, थॉट्स के बिना, विजन के बिना आदमी थोड़ी इस पोजीशन के ऊपर पहुंच सकता है ना। मतलब जो है
खैर गांधी नॉन वायलेंस में मानते थे, गांधी हमेशा ब्रिटेन को अच्छा मानते थे। बोस ने कहा कि किसने कहा ब्रिटेन अच्छा है? बोस कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हम जर्मनी से दोस्ती करेंगे, रशिया से दोस्ती करेंगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में रशिया साथ में नहीं था ब्रिटेन के। ओके, तो गांधी कहते थे कि नहीं, ब्रिटेन भले ही हमारा दुश्मन है पर वो थोड़ा दोस्त के भी समान है, ठीक है। खैर बोस हिटलर और मुसोलिनी के पास गए तो उनकी इस बात के ऊपर आलोचना भी होती है। पर वहीं दूसरी तरफ, क्या आप लोग नहीं गए चर्चिल के पास, है ना? आपने नहीं कहा चर्चिल को कि हम सैनिक देंगे, पैसा देंगे, है ना? और चर्चिल को मदद करने के बाद चर्चिल ने आपको क्या दिया? 40 लाख लोगों की मृत्यु, खाली और खाली बंगाल के अंदर ही। तो इस तरह से जो हमने देखा, बोस ने भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोप में जाकर के 4,500 लोगों की सेना क्रिएट की। जर्मनी से फिर वो पनडुब्बी में बैठकर, सबमरीन में बैठकर सिंगापुर पहुँचे। फिर जापान में फिर से उन्होंने वहाँ पर वो रिक्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को वहाँ पर। फिर उसके बाद वो पैरेलल गवर्नमेंट बनाएंगे पूरी एक ताम झाम के साथ, है ना? ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर स्टेट, आर्मी, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग वाज वर्किंग इन हिज गवर्नमेंट। तो देखो, क्लेमेंट एटली ने कहा कि हम लोग टिकते, पर RIN म्यूटिनी ने हमारी कमर तोड़ दी थी। मेजर जनरल GD बख्शी की बुक है, इनकी किताब है बोस और गांधी, हु गेव अस द फ्रीडम। तो जनरल ने अपनी किताब में लिखते हैं कि क्लेमेंट एटली का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ब्रिटिश आर्काइव्स के अंदर, इनकी सरकार की कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव पास किया गया था, है ना? प्लान बी के तहत इनको जो निकलना पड़ेगा, क्योंकि INA के कारण जो सेंटिमेंट क्रिएट हुए थे, INA के बाद जो RIN म्यूटिनी हुई थी, उसने सब कुछ हिला के रख दिया था। तो बोस ने 1943 में ही बताया था कि ब्रिटेन्स डिफ़िकल्टी इज़ इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी। तो बोस जो हैं बहुत ही क्लियर कट कह रहे थे कि देखो, जर्मनी जापान की तरफ जाना हमारे इंटरेस्ट के लिए है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन गोइंग एंड टेकिंग एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम देम। फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश ने 200 सालों में कितने लोगों को मारा? 3 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में मारे गए हैं, ये भी मिनिमम आंकड़ा है। ओके, तो बोस एंड गांधी हैड वेरी डिफरेंट अप्रोच ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इनका पॉलिटिकल आइडिया अलग है, इनका इकोनॉमिक आइडिया अलग है, और आउटसाइड हेल्प लेने का जो आइडिया है वो भी अलग है। गांधी जो है वो हमेशा ब्रिटिश सरकार से लॉयल्टी प्रीच करते रहे थे। 1942 में जा कर के वो कह रहे हैं कि क्विट इंडिया। पहले क्यों 1927-28 के अंदर जो पूर्ण स्वराज की बात की गई, पूर्ण स्वराज की बात बोस लेकर के आए थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, उस समय आपने उसको ओवरऑल रिजेक्ट कर दिया। बोस को प्रिंस अमंग पैट्रियट्स कहा गया है। प्रिंस अमंग पैट्रियट्स का मतलब क्या है कि जितने भी देशभक्त थे उसमें सब अव्वल दर्जे के मिलेंगे आपको। बोस सभी देशभक्तों में अव्वल दर्जे के हैं ये, इसीलिए इनको प्रिंस अमंग पैट्रियट कहा गया है। तो इन्होंने तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फेलियर तक कह दिया था। जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया तो इन्होंने इसको फेलियर कह दिया। वहीं हम देखेंगे बोस फेडरल रिपब्लिक चाहते थे, वह सोशलिज्म की तरफ जाना चाहते थे, वो प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे, वो इकोनॉमी को जो है इंडस्ट्रियल मॉडल के रूप में देखना चाहते थे, वो स्ट्रॉन्ग स्टेट के सपोर्टर थे। इनका मानना था कि स्टेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गांधी तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी की बात करते हैं। गांधी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड ही होनी चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए। बोस कहते हैं ये नहीं चलेगा, फेडरेशन होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से बोस कहेंगे पावर से ही चीज़ें चलेंगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि बोस की जो थॉट थी वो अल्टीमेटली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ही गाइड करती है। क्योंकि देखिए, आर्म्ड फोर्सेस वाज द ओनली बॉडी दैट वाज हेल्पिंग ब्रिटिश इन कंसोलिडेशन, ठीक है? तो INA के विद्रोह के कारण ब्रिटिश आर्मी में डिफेक्शन हुआ। और INA का फॉर्मेशन मतलब क्या है कि आपकी आर्मी खत्म हो गई है आइडियोलॉजिकली। नाउ पीपल आर नॉट अलाइन टू द इंस्टीट्यूशन। एंड INA के बाद RIN म्यूटिनी हुई, और जब INA के सोल्जर्स का कोर्ट मार्शल किया गया, उसको देख के आपकी कंटेम्प्रेरी जो एग्जिस्टिंग आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, बोले कि तुम हमारे लोगों को क्यों कोर्ट मार्शल कर रहे हो, है ना? तो दे आर नॉट ट्रेटर, दे आर नेशनलिस्ट पीपल। तो होता क्या है कि बोस तो फिर बहुत ही क्लियर कट मानते थे कि पावर आपको दिखानी पड़ेगी। बोस हैज़ अ वेरी क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है? इनके विजन, इनके आइडियाज़ और इनके थॉट्स
आज की तारीख में भी रेलिवेंट है। ओके, तो खैर आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।